बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। प्रोग्राम है आपका फेवरेट बाखबर सवेरा और हम आपकी सुबह को शानदार बनाने के लिए आपके साथ मौजूद होते हैं। तो बाकी आप बताइए कि कल का दिन कैसा रहा। कल का दिन वैसे गर्मी के एतबार से तो बड़ा शदीद रहा। अच्छा, और एक चीज़ मैंने नोटिस की कि ये 12 बजे से 3 बजे तक एक अलग टेम्परेचर होता है और 3 से 5 तक जो टेम्परेचर होता है वो कुछ ज़्यादा ही, मतलब उस वक्त भट्टी नुमा एक कैफियत फ़ील हो रही होती है, क्योंकि हवा जितनी चलनी चाहिए वो उस दौरान मुझे लगता है कि रुक जाती है। कल ये एक्सपीरियंस हुआ वाइल प्लेइंग क्रिकेट कि ये आसान काम नहीं है, और जो टूर्नामेंट्स वगैरह या जो मैचेस खेले जाते हैं, ख़ास तौर पर जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं इस दौरान खेल रहे होते हैं, तो उनके लिए ये टूर्नामेंट्स कराते हुए मौसम को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग फटीग का शिकार भी हो जाते हैं और काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल है। आप सोचिए, यहाँ पर बैठ के हम लोगों को कह रहे होते हैं कि आप बिला ज़रूर घर से बाहर ना निकलें, और ऐसे में जब आपको वहाँ पर खेलना पड़े तो क्या सिचुएशन आपकी होगी। खैर, डोनाल्ड ट्रंप साहब का सुना जी, बड़ा दुख हुआ। आप सोचिए कि वो उम्मीदवार भी हैं सदारती, तो काफ़ी क्वेश्चंस उठ गए हैं कि उन्होंने जो हशमनी जो उन्होंने खामोशी इख्तियार करने के एवज़ एक साहिबा को पे की थी, तो $1,30,000 का मामला है और उनको सज़ा सुना दी गई है। लेकिन अब उनका मौक़िफ़ क्या है? उन्होंने कहा कि भाई ये एक शर्मनाक अमल है और ये फ़िक्स ट्रायल है, उनको सज़ा याफ्ता बनाने के लिए किया गया है। तो अभी जुलाई में उनको सज़ा सुनाई जाएगी और वो ये कहते हैं कि जी उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ और वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो ये अमरीकी तारीख़ में एक अनोखा एक सिलसिला सामने आया है और हो सकता है उनकी सज़ा में कमी की जाए। आप सोचिए कि 1 साल और 4 माह से 4 साल तक की क़ैद का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। लेकिन उनका प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हुए और उनकी एज को देखते हुए आप सोचिए कि हो सकता है कि उनकी सज़ा में कमी की जाए। और वो जो नवंबर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसके लिए ज़ाहिर है कि आपको पता है कि वो रिपब्लिकन उम्मीदवार भी हैं और जुलाई में ही उनकी पार्टी कॉन्फ्रेंस में उन्हें सदर का इंतखाब लड़ने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नामज़द भी किया जाना है और जुलाई में उनको सज़ा भी सुनाई जाएगी। तो ये सारा जो है वो एक सिचुएशन है जिसका सामना उन्हें करना पड़ रहा है। अब बाकी अहम मामलात भी हैं जिन पे हम बात करेंगे आज के शो में। बाज़ाब्ता तौर पर खबर आपको दें, ये जो आपको पता है कि सिलेंडर्स वगैरह आजकल उनका इस्तेमाल काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि गैस की फराहमी कम से कम तर होती जा रही है और लोग जा रहे हैं ऑल्टरनेटिव मीन्स की तरफ। यानी कि ऑल्टरनेटिव मीन्स क्या है? गैस सिलेंडर का इस्तेमाल मोस्टली किया जाता है और ऐसे में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन जब आप किसी गैस सिलेंडर से मुतालिक दुकानों में जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि काफ़ी ऐसे मामलात हैं जिनकी खिलाफ वर्जी की जाती है। ये मंजर जो इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है हैदराबाद का इलाका जहाँ पर ये गैस सिलेंडर में धमाके की दुकान में धमाका हुआ था और ऑब्वियसली वो एक सिलेंडर में धमाका होगा और कई अफराद उसमें ज़ख्मी हो गए हैं। बाज़ ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक भी बताई जाती है और ये आग आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ ये कि धमाका वहाँ पर हुआ, बल्कि उसके बाद जो आग थी उसने करीबी घरों को भी अपनी लपेट में ले रखा है। ये आबादियों के दरमियान में ये जो गैस सिलेंडर्स का कारोबार हो रहा है, इट इज़ वेरी रिस्की। और फिर आपको पता है कि हम अक्सर पेट्रोल पंप्स पे जब जाते हैं, हम लोगों को वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर सिगरेट किसी ने जला ली, किसी ने माचिस जला ली, मतलब एहतियात जिस तरह से करनी चाहिए वो नहीं होती। और ऐसा ही कोई अगर सिलसिला यहाँ पर हुआ होगा तो आप समझ सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या रहा, क्योंकि इट इज़ वेरी कंसर्निंग। इस वक्त क्या सिचुएशन है? फ़रीद लाखो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं। फ़रीद, बताइएगा कि ये क्या सिचुएशन है? सबसे पहले हमें ज़रा ज़ख्मियों से मुतालिक बता दीजिएगा कि उनकी हालत कैसी है, तादाद क्या है उनकी? जी बिल्कुल अशफाक, ये अफसोसनाक वाक़या कल शाम को पेश आया था, जिसमें 60 से ज़ायद जो हैं ज़ख्मी हुए थे, जिनमें से 20 जो तशवीशनाक हालत थी जिनको कराची मुंतकिल किया गया था, जिनमें से 6 की जो है वो अमात हो चुकी है। आपको बताएं कि ये जो गुंजा इलाका है, परेटाबाद पिंजारी थाने की हदूद है, वहाँ पे ये सिलेंडर का दुकान था। जैसे ही एक सिलेंडर से लीक हुई गैस, तो वो फट गया, जिससे एक आग लगी और वो सिलेंडर का जो पूरा दुकान था उसको वो आग उसने अपने लपेट में ले लिया। जिसके बाद जो सिलेंडर के दुकान के ऊपर वाला घर था, वो आग उसके उस घर को लग गई, जिससे वो 3 से 4 घर थे वो वहाँ पे आग ये लग गई, जिससे 60 से ज़ायद शहरी थे वो ज़ख्मी हो गए। अच्छा। ये
जैसे ही आग लगी है तो फौरन इंतजामिया को बुलाया गया है, लेकिन ये मामला था कि कोई इंतजामिया का बंदा उस आग के जगह ना पहुंचा और उस शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया है, रिक्शों में या बाइक में, जैसे भी वो अच्छा। सिविल अस्पताल हैदराबाद पहुंचाया। और ये जो जख्मियों की बड़ी तादाद थी तो उनको पहुंचाया। आधा घंटा बताया जाता है कि ठीक है। उसके बाद जो है एम्बुलेंस वगैरह आई और उनको ओके अस्पताल ओके 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 पहुंचाया। ओके। उसके बावजूद उसके बाद जो ये सिविल अस्पताल आए हैदराबाद में, उनके बाद जो उनकी तफ्तीश हालत थी, उसके बाद कराची में उनको मुंतकिल किया गया ठीक है है जी, जहाँ वी पे अंडरस्टैंड। जाम फरीद लाखो, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तफसीलात दी। बेसिकली हुआ ये है कि जब ये आग लगी इनिशियली, तो फिर हमारे यहाँ ये होता है कि फ़ौरन लोग जमा हो जाते हैं और वो एक तरह से एक तमाशा लग जाता है वहाँ पर। और उस आग लगने के बाद जब लोग वहाँ पर जमा हुए तो फिर उन सिलेंडर्स में धमाका हुआ। उस धमाके के नतीजे में 4 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हारे, 60 से ज़ायद ज़ख्मी हुए और उससे ज़्यादा नुकसानात हुए। और ये कराची के सिविल अस्पताल के जो बर्न्स वार्ड है, यहाँ पर भी 4 ज़ख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गए हैं, 15 अभी ज़ेरे इलाज हैं। और आप ये बताइए कि कितना अलमनाक ये वाक़या है जो कि पेश आया है वहाँ पर। इट इज़ अनइमेजिनेबल कि जो नुकसान इससे हुआ है। और वैसे भी मैं ये कहता हूँ कि आइंदा अगर खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ हो तो इंक्लूडिंग जो मालिक है दुकान का, वो भी दुकान से बाहर निकल जाए, क्योंकि आप उस सिचुएशन में उस वक्त मैनेज नहीं कर सकते। और अगर कोई खुदा न खास्ता नुकसानात होंगे तो वो कहीं ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। तो एहतियात पहली चीज़ है जो करनी चाहिए, और ख़ासतौर पर इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जगह जगह ये सिलेंडर्स की दुकानें खुल गई हैं। अच्छा जी, अब ज़रा एक ख़बर आप तक पहुंचा देते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ केस समाअत के लिए मुकर्रर, और सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट 3 जून को इस मामले की समाअत करेगा। और राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद बताएंगे। काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट के और इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ ये अपीलें हैं जिन्हें समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है 3 जून के लिए। और बड़ी खबर ये है कि इस मामले की समाअत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट करेगा, यानी तमाम जो दस्तयाब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस हैं वो ये केस सुनेंगे। और इस सिलसिले में जो तमाम फरीकैन हैं उन्हें भी 3 जून की समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले इस मामले पर एक ही समाअत हुई थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने की थी, और इस बेंच की सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह ने की थी। ताहम क्योंकि ये एक आईनी तशरीह का मामला है और गुज़िश्ता समाअत पर जब ये पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कुछ हद तक मुअत्तल किया गया था और जो मखसूस इजाफी नशिस्तें दीगर पार्टीज को दी गई थी वो उनसे वापस ली गई थी, तो उस वक्त ये मामला लार्जर बेंच की तश्कील के लिए कमेटी को भिजवाया गया था। अब उस पर फुल कोर्ट तश्कील दे दी गई है और अभी आईनी तशरीह का मामला है तो फुल कोर्ट इस मामले को सुनेगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तफसीलात दी, राजा मोहसिन एजाज। अच्छा जी, अब जिक्र कर लेते हैं एक अहम फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का। तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि मुल्की मफाद में ये लाजिम है कि 9 मई के मनसूबा साजों, उनके सहूलतकारों और मुजरिमों को कटहरे में लाया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शफाफ अदालती कार्रवाई के बगैर मुल्क 9 मई के साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल रहेगा। और जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी जिसके मनाज़र आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर आपसे कुछ देर पहले देख रहे थे, उसमें मज़ीद उन्होंने कहा कि मज़मूम सियासी मकासद के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद से रियासती इदारों ख़ासतौर पर अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है, जिसका मकसद झूठ और प्रोपेगेंडे के ज़रिए कौम में मायूसी पैदा करना है और अफ़वाज पाकिस्तान और अवाम में खलीज डालना है। शुरुका ने इस मौके पर कहा कि इसे दूर रखने के लिए प्रोपेगेंडा किया जाता है जिसकी पुष्ट पनाही गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज़ के ज़रिए की जाती है। फोरम ने नए जमशुदा अजला की तरक्की की अहमियत पर भी जोर दिया। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सरहद पार से मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया। दुश्मन सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे, ज़ाहिर है इस हवाले से रियलाइजेशन भी मौजूद है। फिर उसके बाद भारत में जो अक़लियतों समेत मुसलमानों की हालत ज़ाहिर है उस पर भी अफसोस और तशवीश का इजहार किया गया। फ़लस्तीनी अवाम के साथ भी इजहार यकजहती किया गया। और फिर इसके साथ साथ गज़ा में जो इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं उनको रोकने के लिए आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले की हिमायत भी की गई। तो ये जो सारी सिचुएशन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पर ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है।
इस पर ज़रा आप बात कर लेते हैं। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द मॉर्निंग सर। ये ज़रा बताइएगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आर्मी चीफ की जानिब से स्टेटमेंट दिया गया है, इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है हारिस नवाज साहब? हारिस साहब, आर यू विद अस? क्या आप हमें सुन सकते हैं? अच्छा जी, कोशिश करेंगे कि हम उन्हें कनेक्ट कर पाएँ। आवाज़ हमारी ग़ालिबन उन तक नहीं पहुंच रही। बहरहाल हमसे तज्ज़िया लेना चाहेंगे कि ये जो बयान है, ज़ाहिर है कि 9 मई को ख़ासा वक्त हो चुका है और ऐसे में जो मुल्ज़िमान हैं वो कई कटहरे में मौजूद हैं, उनको ट्रायल भी उनका जारी है और वो ये कहते हैं आर्मी चीफ़ की जानिब से ये स्टेटमेंट कि एक तो ये है कि ये डिजिटल दहशतगर्दी है, दूसरा ये है कि ये बैरूनी सहूलतकारी भी इसमें की जा रही है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिन पे तहकीक होने की ज़रूरत है। तो हारिस नवाज साहब फाइनली हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस साहब, कैन यू हियर मी? हेलो जी हारिस साहब, आप तक मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक पहुंच रही है, पहले तो ये बताइए। जी, अब बताइए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा जी, अच्छा अब आ रही है सही आवाज़? जी बताइए। ओके यस, आई कैन हियर यू। अच्छा जी, अब ज़रा मुझे ये बताइएगा कि आर्मी चीफ के स्टेटमेंट के हवाले से बेसिकली हम बात कर रहे थे, जो उन्होंने फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा। एक तो ये है कि 9 मई के सहूलतकारों के हवाले से बात की गई, एक तो मनसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमों को कटहरे में लाने से मुताल्लिक। तो इज़ देयर समथिंग कि जिसकी जानिब उन्होंने तवज्जो दिलाने की कोशिश की है? 9 मई के मुजरिमान का ट्रायल अब भी जारी है, आपके ख्याल में मिसिंग फैक्टर क्या है? देखें, ये फॉर्मेशन कमांडर में बल्कि आई वुड से कि हर दफ़ा ही ये पॉइंट उठाया जाता है कि 9 मई के जो वाक़यात हुए उनके ट्रायल को ज़रूर टाइम पर होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी बात है, क्योंकि वजह ये है कि अगर इसको अब नहीं 1 साल गुजर गया और जितना डिले करेंगे वही जो हम बात करते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो उसमें ये है कि इसको जितनी जल्दी ट्रायल हो जाता, उसके बाद कम से कम जो भी इसमें कल्प्रिट थे, इंसाफ के तकाजे तमाम पूरे होते हुए उनको अगर सजा हो जाती तो मेरे ख्याल में बड़ा डिटरिंग इफेक्ट होता, कैनेडा के लिए भी अच्छा करना करता। अगर आपको याद हो कि इसी वजह से इसका फैसला डिले हुआ है, तो कश्मीर में देखें क्या हुआ। कश्मीर में भी इसी तरह की बातें हुई हैं, जिसमें आपने देखा होगा सिविल फोर्सेस के ऊपर कैसे लोगों ने अटैक किए, किस तरह उनको मारा, उनकी जान गई, उनको पहाड़ों से नीचे फेंक दिया गया। ये अगर सजा हो गई होती 9 मई के जो भी कल्प्रिट थे, और आई डोंट से कि सारों को देखें, कुछ हो सकता है कि जब आप ट्रायल करते हैं, उनका दिमाग हाथ देते हैं, तो वहां पर कुछ इक्विट हो जाएंगे और जो रियली डिजर्व करते होंगे उनको सजा मिलेगी। और फिर बात यह कि सिर्फ पर्पस मिलिट्री कोर्ट्स का ये होता है कि इसमें केस जल्दी ट्रायल होता है, डेली बेसिस पे होता है, बजाय इसके कि इसको टाइम लगे ज़्यादा। इसलिए हम ये कोशिश चीफ आर्मी स्टाफ और कॉर्पोरेट में बात होती है कि 9 मई के कल्प्रिट को सजा टाइम पर होनी चाहिए। टाइम पर होगी तो आइंदा के लिए लोगों की सबक हो कि आपने फौजी तनसीबात की तरफ निशान हैदर शोहदा की यादगारों को आपने जो है वो उनकी बेरहमती नहीं करेंगे। और फिर जो एक डिवाइड चल रही है कि किसी तरीके से भी खुदा ना खास्ता अवाम और फौज में खलीज पैदा की जाए, ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है सोशल मीडिया पे। और यही दुश्मन का नैरेटिव भी है कि जी आप फौज और अवाम को एक दूसरे से दूर करो। अच्छा हारिस साहब, वैसे आप ये इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है, ज़ाहिर है कि इसके ऊपर बड़ी बातें होती हैं, लेकिन व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़ कि हमारी कौम का ये अलमिया है, यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान में हमारे लिए कानून और है, और जब हम दुबई या किसी और मुल्क जाते हैं तो वहाँ पर हमसे बड़ा कानून को फॉलो करने वाला कोई नहीं होता। वजह उसकी ये है कि यहाँ पर वी हैव दिस मेंटालिटी कि वी थिंक दैट वी कैन गेट अवे विद एनीथिंग। हमें ये एहतसाब का डर ही नहीं होता, हमें पकड़े जाने का, सजा का खौफ ही नहीं होता। दिस इज व्हाट हैपेंस अनफॉर्चुनेटली। देखें, वो इसलिए है कि वहाँ अकाउंटेबिलिटी है। आप यहाँ से दुबई जाते हैं, आप देखें हमारे लोग कैसे सीधी क्यू में खड़े होते हैं जी, अपना वेट कर रहे होते हैं, कोई आगे पीछे नहीं जा रहा, पता है कि गलती करेंगे तो गली की गुंजाइश नहीं था। बात ये कि इसलिए यहाँ पर अगर अकाउंटेबिलिटी हो, जो हमारे मुल्क में सबसे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ देखें गवर्नमेंट चलाने की 4 चीज़ों की जरूरत होती है। नंबर 1 है कि आपकी गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, आपको मेरिट का ख्याल रखना चाहिए, हर एक को मेरिट पे अपॉइंट करें। नंबर 3 के करप्शन नहीं होना चाहिए, और अगर करप्शन हो तो रूटलेस अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। चारों चीज़ों का फुकदार है।
इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमें इसको फॉलो करें और जहां जो गलती करे उसको सजा दें, इररिस्पेक्टिव वो कौन से ओहदे पर हो, कौन सा स्टेटस हो, क्या हो। ये कानून बराबर सबके लिए होना चाहिए। और फिर उसके बाद अगर 1 साल से ये ट्रायल करें, कोर्ट्स को ख्याल करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, कि आपने उसको स्टे किया हुआ है, उसके लिए आप डिले करते जा रहे हैं। उसमें जो मुजरिम हैं वो भी जेल में डिले होते जा रहे हैं, काम खाना से हो सकता है उनमें कुछ इनोसेंट भी हो। तो ये चीजों को करने के लिए ये हमारे कोर्ट्स की जिम्मेदारी है कि इसीलिए आप ये बताइए कि हम लोग क्यों हम कहते हैं कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट में केस ना डालें, आप मिलिट्री कोर्ट में डालें, क्योंकि वहां पर 8 से 10 साल लग जाएंगे, जहाँ 6 महीने में केस ट्रायल हो जाएगा। लेकिन ये जो जेल में परसेप्शन है कि पता नहीं कि उसमें सजा दे देंगे, क्या कर देंगे, आपके इंसाफ के तकाजे सारे पूरे होते हैं। अच्छा दिफा का हक पूरा दिया जाता है, अच्छा आपको पूरा ट्रायल होता है उसके बाद। लेकिन सिर्फ एक है कि डेली बेसिस पर ट्रायल होता है, जल्दी सजा हो डेली जाती बेसिस है, पे और ट्रायल फिर होता है, जल्दी आपके सजा पास होती है, ये रेमेडी आपका भी है, कहना है। हाई कोर्ट ठीक में है। कहते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ जानना चाह रहा था, ये जो अफ़गानिस्तान का मामला है, अफ़गानिस्तान से मुसलसल हम देख रहे हैं कि एक तो हमले भी किए जा रहे हैं यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पे, फिर उसके बाद निशाना शहरियों को भी बनाया जाता है। ये मामला अफ़गानिस्तान से काफ़ी दफ़ा टेकअप भी किया जा चुका है, लेकिन आपकी नज़र में क्या वजह है कि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हमारे लिए कितनी परेशान कुन बात है कि अफ़गानिस्तान किसी की प्रॉक्सी के तौर पर यूज़ हो रहा है अब भी, जबकि वहाँ पर अब तालिबान की गवर्नमेंट है बज़ाहिर। देखिए ये बात भी हर दफा गवर्नमेंट कमीशन कॉन्फ्रेंस में, गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में होती है कि अफगानिस्तान को रियलाइज करना चाहिए, उनकी इंटरिम तालिबान गवर्नमेंट को, कि आपने दोहा में एक कमिटमेंट की थी कि हमारी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हम किसी अफजाम के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन रेगुलर वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, अफगान नेशनल्स हैं, अमेरिकन साख्ता असला जो अमेरिकन छोड़ के गए हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। और बारहा हम उनसे कह चुके हैं, हम उनको हर किस्म की सहूलत देते हैं, लॉजिस्टिक देखें, चीनी, फिर उसके बाद गन्नम, फर्टिलाइजर, जो चीज भी होती है वो हम इनको, ये एडवांस ट्रांजिट हमने कभी डिले नहीं किया, हम पॉलिटिक्स को नहीं लेके आते। लेकिन फिर आपके एज ए नेबरिंग कंट्री, और फिर एक हमारा मुसलमान पश्तून भाई हैं, हम दोनों तरफ पश्तून है, वी आर वेरी माइंडफुल, हम हमेशा इसीलिए बात करते हैं। लेकिन वहां पर क्योंकि इंडियन रॉ और दूसरे हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं, वहां से वो उनको रोकते नहीं, और फिर कहते हैं कि ना हमारे अफगानिस्तान, टीटीपी भी अफगानिस्तान में नहीं है और हमारी इन्फिल्ट्रेशन होती है। आप कई दफा ये बताया गया कि टीटीपी की लीडरशिप सारी वहां मौजूद है। मैं ये समझने से कासिर हूँ हारिस नवाज साहब, मुझे ये ज़रा आइडिया दीजिएगा कि नज़रियाती लिहाज से दो मुख्तलिफ समत में हैं, यानी कि अफ़गान तालिबान की अगर बात की जाए, इस वक्त तालिबान गवर्नमेंट की बात की जाए, और दूसरा इंडियन आइडियोलॉजी है, वो टोटली डिफरेंट है। तो व्हाट कनेक्ट्स देम राइट नाउ? क्योंकि हमारी सोच ये थी कि जब इनकी तालिबान की गवर्नमेंट आ जाएगी तो थिंग्स वुड बी डिफरेंट। उन्हें अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान हमारा इस्लामी हमसाया मुल्क है और वी नीड देयर सपोर्ट एंड दे नीड आवर्स। तो ये इंडिया के साथ इनके ताल्लुक़ की वजह क्या है? इंडिया से ताल्लुकात बेसिकली वजह ये है कि आइडियोलॉजी ऑफ अफगान तालिबान और टीटीपी की एक आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी की वजह से वो टीटीपी को और इन ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मना करते कि वो पाकिस्तान में ना जाएं और वहां जाके उनको डिस्टेबलाइज ना करें। इंडियन रॉ का वहाँ इन्फ्लुएंस है। उसके बाद आपके सामने अमेरिकन जाते हुए इंटेंशनली, आई ऑलवेज से इंटेंशनली, दे लेफ्ट लॉट ऑफ वेपन एमुनिशन इन अबंडेंस कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हाथ में लगे, ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो, अफगानिस्तान में जो है वो यहाँ पर भी हालात खराब हो। जितना अफगानिस्तान में शरंगेजी होगी उतनी ही पाकिस्तान में, खास और बलूचिस्तान में होगी। और अगर बलूचिस्तान में होगी तो इसका मतलब है कि हमारा सीपीएफ मनसूबा कामयाब नहीं हो, क्योंकि वहाँ पर जब आप इतने ज्यादा हालात खराब होंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन लेकर आएगा। आपने देखा दासो में जो हुआ इंसिडेंट हुआ, ये सब तालिबान इन्वॉल्व है और इनके बैक के ऊपर ये वन गवर्नमेंट है। हमने इनको बड़ी दफा ये कह चुके हैं, मेरे ख्याल में वक्त अब आ गया है कि हमारी हुकूमत को बड़ा स्ट्रॉन्ग डेलीगेशन अफगानिस्तान भेजना चाहिए, दो टोक अल्फाज में बात करें और बता दें कि अगर आइंदा आप ऐसी अभी आपकी तरफ से रुकना, ये काम नहीं रुकता तो हम आपके एरिया में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, इनके ठिकाने तबाह करेंगे,
इनके एमिशन ठीक है, कम वी तबाह अंडरस्टैंड करेंगे। ये और मैसेज, एक यही तरीका है। हाँ ये मैसेज दिया भी गया है और ये मैसेज फर्दर भी कन्वे होना चाहिए और मज़ीद सख्ती से होना चाहिए। थैंक यू सो मच हारिस नवाज साहब फॉर बीइंग विद अस। आपने बड़ी मुफीद गुफ्तगू की इस मुतालिक। और अब ज़रा एक अच्छी खबर यहाँ पर शेयर करें कि खलाई तहकीक और तरक्की का सफ़र पाकिस्तान का तेज़ होता जा रहा है और सुपारकोर की जानिब से स्पेस टेक्नोलॉजी के मैदान में एक और अहम संग मील अबूर किया गया है एंड विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। पाकिस्तान का दूसरा मवासलाती सैटेलाइट खलाई सफ़र पर रवाना हो गया है और ये सैटेलाइट है MM1। ये चीन के शीचांग सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया गया और ये 5 टन वज़नी सैटेलाइट जो है जदीद तरीन मवासलाती आलात से लैस है जो ज़मीन से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर खला में दाखिल किया जाएगा। तर्जुमान सुपारको के मुताबिक सैटेलाइट से पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में तेज़ तरीन इंटरनेट की सहूलत फराहम की जा सकेगी और MM1 को मदार तक पहुँचाने में 3 से 4 दिन लगेंगे। और आप ये देखें कि ये जदीद तरीन जो सैटेलाइट है ये स्पार्को और चाइनीज़ एरोस्पेस इंडस्ट्री के बाहिमी इश्तराक से बनाया गया है। क्या बात है जी, बड़ा ज़बरदस्त अचीवमेंट है और इंशाल्लाह हमारे लिए ऐसे खुशी के मौके मज़ीद भी आएंगे कि जब हम मज़ीद बेहतरी की जानिब जाएंगे। तो इस वक्त जो हमारी कामयाबी है इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर स्पार्को डॉक्टर AKM शफात अली साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहब। यू मस्ट बी वेरी हैप्पी एंड यू मस्ट बी वेरी प्राउड कि हम जिस तरीके से स्पेस के मैदान में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मोस्टली मुकाबला हमारे पड़ोसी मुल्क से होता है एंड दे आर क्वाइट अहेड। तो अब हम भी उस जानिब स्ट्राइव कर रहे हैं मज़ीद। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको और पूरी कौम को मुबारकबाद कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कल सक्सेसफुली ये पाकसैट MM1 मल्टी मिशन लॉन्च हो चुका है और अपनी मदार की तरफ रवा दवा है। डेफिनेटली जो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोजेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम ऑफ कोर्स किसी कंपटीशन में तो नहीं हैं, लेकिन ये है कि हमने अपनी जो ना होते हुए भी हैं, हाँ एग्जैक्टली लेकिन ये है कि हम लोगों ने जाहिर सी बात है कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स की अपनी नीड्स को मीट करने के लिए जो हमने चैलेंजेस हैं वो हमें उसको मीट करना है। तो उसमें हम चाहे वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हो, इन पे हमारी सुपारको पे अब एक बड़ा एक चैलेंज एज पर नेशनल स्पेस प्रोग्राम काम चल रहा है। तो वी आर प्रोसीडिंग अहेड और इंशाल्लाह ये वाला मिशन भी इंशाल्लाह सक्सेसफुल आपके होगा हमारा इंशाल्लाह। ओके दैट इज़ ग्रेट। और ये इससे पहले भी इस मामले पे बात हुई थी और सुपारको से एक अहम शख्सियत हमारे पास पहले भी आए थे। तो इससे हमारा जो इंटरनेट सर्विसेज मज़ीद बेहतर होंगी और ख़ास तौर पर दूर अफ्तादा इलाकों में फ़ायदेमंद होगी। फिर नेविगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एग्जैक्टली टेल अस मोर अबाउट इट। एग्जैक्टली इसमें बेसिकली जैसे मल्टी मिशन पाकसैट MM1 हमारा ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट गया है तो इसमें मल्टीपल पेलोड्स हैं। इससे पहले हमारा 2011 में जो पाकसैट 1R लॉन्च हुआ था वो C और KU बैंड फ्रिक्वेंसी बैंड में था और वो स्पेसिफिकली जो फोकस कर रहा था टुवर्ड्स ब्रॉडकास्टिंग और ये हाई डेफिनेशन TV की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन इस वाले में हमारे पास 4 फ्रिक्वेंसी बैंड्स कवर हो रहे हैं जो कि C, KU, KA और L बैंड फ्रिक्वेंसी बैंड्स हैं। इसमें जो C और KU फ्रिक्वेंसी बैंड है ये स्पेसिफिकली हमारी जो TV ब्रॉडकास्ट, हाई डेफिनेशन TV एंड डायरेक्ट टू होम सर्विसेज भी हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। तो वो हम इससे प्रोवाइड करेंगे। सिमिलरली जो KA बैंड का फ्रिक्वेंसी बैंड है जो कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज हैं वो भी हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि हम ऑल ओवर पाकिस्तान हम अपनी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करें, खास तौर पे उन रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे हमारे पास आइदर लिमिटेड कनेक्टिविटी है या नो कनेक्टिविटी ना होने के बराबर है। एग्जैक्टली तो इसमें अब हमारे जो इलाके हैं जैसे बलूचिस्तान हो गए, गिलगित बल्तिस्तान हो गए, पहाड़ी इलाके हो गए, सराई इलाके हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास इश्यूज़ हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिहाज से। तो जब वहाँ पे भी हमारे पास एक एक्सेस होगा इंटरनेट कनेक्टिविटी का तो उससे जो हम एप्लीकेशंस टारगेट कर रहे हैं जिसमें टेली हेल्थ हो गई, टेली एजुकेशन हो गई, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, तो इन एरियाज़ में हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि हम ये दूर दराज में करके हम एक डिजिटल पाकिस्तान को फोकस करें। अच्छा मुझे ये बताइए कि इसके साथ इससे फ़ायदा होगा सेलुलर कंपनीज़ को भी जो कि अपना इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि मुख्तलिफ देहातों में जाएँ तो भले उनके टावर वगैरह तो लगे होते हैं लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर सर्विसेज नहीं आ रही होती इंटरनेट ऐसी है। प्लस नेविगेशन में किस तरह से फ़ायदा होगा? ये मैप्स वगैरह में जो लोकेशन पहले बहुत फैले हुए एरिया की आती थी अब थोड़ा प्रिसाइज हो जाएगी। एग्जैक्टली बेसिकली हाँ, इसके अंदर जो हमारा एक और L बैंड का जो फ्रीक्वेंसी बैंड का पेलोड है जो कि SBAS के नाम से है। SBAS स्टैंड्स फॉर स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। तो हम लोग जो GPS के सिग्नल्स यूज़ कर रहे होते हैं और गूगल मैप्स अपनी लोकेशंस आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो आपका ना 10 to 20 मीटर्स का एक आपको एरर होता है मौजूद। जी। तो अब ये है कि हमने जो इसके अंदर जो अपना पेलोड फ्लाई किया है वो उस GPS सिग्नल को और एक बेदू नेविगेशन सिग्नल ये दोनों सिग्नल्स को लेके हमें अप टू द पॉइंट एक्यूरेसी ऑफ प्रिसिशन ऑफ 1 मीटर के हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा यूजर्स को। एग्जैक्टली और ये बहुत सारी सेफ्टी एप्लीकेशंस में बड़ा करामत साबित होगा। अच्छा आप सोचिए
एक और चीज़ है कि आप बार बार तस्करा कर रहे हैं ना पेलोड का। इससे पहले हमने अक्सर मिसाइल तजर्बात का ही सुना है, तो उसमें पेलोड जो होता है वो काफ़ी ख़तरनाक होता है। तो भाई ये अच्छा वाला पेलोड है, इससे ज़ाहिर है कि आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अच्छा, ये मदार में अब कब पहुँचेगा और ये 36,000 किलोमीटर्स ऊपर जाके फिर स्पेस में एंटर होगा? एग्जैक्टली बेसिकली ये जैसे कल लॉन्च हो चुका है और अभी जो इसकी प्रेजेंट स्टेटस है कि हमारा जो है कि ना इसमें अभी अपॉजी मनूवर्स हो रहे हैं। अभी ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में, जैसे हमारा अर्थ है तो ये इलिप्टिकल मोड में ये ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। हम इसको सर्कुलर ऑर्बिट में लेके आएंगे और स्पेसिफिकली जो सर्कुलर ऑर्बिट में आने के बाद ये एग्जैक्टली जो इसकी प्रिसाइज लोकेशन होगी 36,000 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट, ये हमें उस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में 38.2 डिग्री ईस्ट पे ये ऑर्बिटल स्लॉट पे हम इसको प्लेस करेंगे और इसमें तकरीबन 8 से 10 दिन का टाइम लगेगा। जिसमें ये इसमें 5 मनूवर्स होने हैं। तो ये आज की मॉर्निंग हमारा पहला मनूवर एग्जीक्यूट हो रहा है, जिसमें वो है ना अपने वो उस ऑर्बिट की तरफ हम उसको डायरेक्शन देंगे और फिर ये आफ्टर 10 डेज ये फिर अपने ऑर्बिट में प्लेस हो जाएगा और अप्रॉक्सीमेटली आप कहेंगे 2 से 3 महीने लगेंगे इसकी पूरी कमीशनिंग में। इसके तमाम इंटरनल जो जितने भी ट्रांसपॉन्डर्स हैं, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 60 ट्रांसपॉन्डर्स हैं, उन तमाम ट्रांसपॉन्डर्स की अपनी हेल्थ मॉनिटरिंग टेस्ट। अच्छा, और इसके अलावा ये जो सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं इनकी ज़ाहिर एक लाइफ होती है। इस वक्त हमारे कितने सैटेलाइट्स वहाँ स्पेस में मौजूद हैं और लाइफ क्या क्या है उनकी? एग्जैक्ट। तो हमारी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की जो लाइफ होती है वो 15 ईयर्स होती है। 15 साल जी। तो जो अभी हमारे एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है 2011 में जो लॉन्च हुआ था पाकसेट 1R, इसकी लाइफ जो डिज़ाइन लाइफ जो है वो ख़त्म हो रही है 2026 में और जो अभी लॉन्च हुआ है इसकी भी 15 ईयर्स है। तो जब एट दैट टाइम जब पाकसेट 1R की लाइफ डिज़ाइन लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, सो वी विल प्लेसिंग इंशाल्लाह अनदर कम्युनिकेशन सैटेलाइट टू रिप्लेस दैट पाकसेट 1R ऑर्बिटल स्लॉट, जो कि हमारी 38 डिग्री ईस्ट पे है। इसके अलावा जो हमारी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है स्पेस के अंदर, 2018 में हमारी 2 सैटेलाइट्स लॉन्च हुई थी एक ही लॉन्चर के अंदर, PARCTES-1A एंड PRSS-1। बोथ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, PRSS-1 की मिशन लाइफ है 7 ईयर्स और PARCTES-1A की 3 ईयर्स मिशन लाइफ थी। और PARCTES-1A वाज अ कंप्लीटली इंडिजिनियसली डेवलप्ड सैटेलाइट फ्रॉम द पाकिस्तानी साइंटिस्ट इंजीनियर्स एंड लॉन्च फ्रॉम द चाइना। इस सैटेलाइट की लाइफ जो 3 ईयर्स थी, अल्लाह का शुक्र है अभी 9 जुलाई को इसके 6 साल हो जाएंगे और ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटली ऑपरेशनल है और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इमेजरीज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। तो हमारी 2 ऑप्टिकल सैटेलाइट्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट्स हैं और ये हमारी इंशाल्लाह ये 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हो जाएंगी और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह फिर और भी मल्टीपल मिशन है जिस पे हम काम कर रहे हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बड़ी मुफीद गुफ्तगू रही और हमारे लिए काफ़ी लर्निंग भी एस्पेक्ट इस एतबार से रहा कि पहले ही अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि हाउ डज़ द नेविगेशन वर्क और वो प्रिसाइज क्यों नहीं होती। अब हमें मज़ा आ गई खासियत तक। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो अब हम एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अब मज़ीद वापस आके इंपॉर्टेंट इशूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। ऑलराइट जी, एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं अपने शो में। और जो अच्छा इक़दाम हो तो ज़ाहिर है उसको सराहना चाहिए। और स्पेस टेक्नोलॉजी की अभी बात हो रही थी तो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन उस समत में अच्छे कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं तो उसको सराहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ज़ाहिर है कि इट्स अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। एशियन टाइगर इंशाल्लाह जब बनेगा, लेकिन हम उस समत में जाएंगे तो फिर काम होगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ है, हम महकमा पुलिस को वैसे बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं और उसके हवाले से कहते हैं कि जी पुलिस में ये करने की ज़रूरत है, ये करने की ज़रूरत है, लेकिन जब कोई अच्छी चीज़ हो रही हो तो उसको सराहना भी बहुत ज़रूरी है। तो कराची में स्ट्रीट क्राइम्स को रोकने के लिए, क्योंकि क्राइम्स इटसेल्फ वारदातें होती हैं, उनको रोकने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस ने इस हवाले से पहली मरतबा झोंपड़ियों के रजिस्ट्रेशन और जियो टैगिंग शुरू कर दी है। और इस मुताल्लिक क्या इक़दामात हो रहे हैं, निशा अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस ने जमाली पुल और इसके अतराफ में मौजूद तमाम झोपड़पट्टियों को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए रजिस्टर करने का फैसला कर लिया। जमाली पुल के बाएं जानिब हो या दाएं जानिब तमाम झोपड़ियों की जियो टैगिंग की जाएगी। खाना बदोश, पग्गी बान या बागड़ी, इन झोपड़पट्टी वालों को इन नामों से पुकारा जाता है, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस की हिकमत अमली के बाद इनको बाकायदा एक नंबर अलॉट हो जाएगा और जियो टैगिंग भी की जाएगी। कराची में हम पहली बार ये जोगियों की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले जो आगाज़ किया है वो हमने जमाली पुल से किया है। टेकेस होते हैं वो वहाँ की जोगियों का फ़ायदा उठाते हैं, वहाँ पे वो या तो वो छुप जाएंगे, हाइड आउट्स बना लेते हैं वहाँ पे, या बेसिकली वहीं के लोग जोगियों के लोग बहुत सारे इन्वॉल्व भी होते हैं इसमें।
और तीसरा ये होता है वहीं से बेसिकली वो जोगियों से होते हुए निकल जाते हैं, छुप जाते हैं। सब में हम उनके फिंगरप्रिंट्स हो गए, उनकी बेसिकली पिक्चर्स हो गई, NIC, फैमिली डिटेल्स, इवन जो उनकी जोगियों में भले फैमिली मेम्बर नहीं है या रिलेटिव है कोई इनका, वो सब को हम रजिस्टर कर रहे हैं। जो वहाँ पे जुगी है उसको एक जुगी को एक नंबर अलॉट करेंगे और उसके साथ उसकी जो जुगी है उसको जियो टैग कर देंगे कि अगर फॉर एग्जांपल जो भी क्राइम होगा तो उसके लिए हम बेसिकली फिर उस जुगी को हम बेसिकली पूछेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ था और यहाँ पे उनके बंदों को चेक किया जाएगा। पुलिस की जानिब से जुगियों की रजिस्ट्रेशन और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक बेहतरीन हिकमत अमली है जिसके नतीजे में जराइम पर काबू पाने में मदद हासिल हो सकेगी। कैमरामैन याकूब बल्ती के साथ नज़ीर शाह, ARY न्यूज़, कराची। अच्छा जी, रिपोर्ट तो आपने मुलाहिजा कर ली, तो ये काम किस तरह से होगा, क्या इतना आसान है, ये हो पाएगा, कितना इसमें टाइम फ्रेम होगा, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं SSP ईस्ट डॉक्टर फ़र्रुख रज़ा। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए डॉक्टर फ़र्रुख रज़ा। ये ज़रा बताइएगा कि ये तो अगर हम तादाद का अहाता करना चाहें तो शायद दुरुस्त हम तादाद बता भी ना पाएँ। ये किस तरह से क्यों कर मुमकिन होगा और क्या टाइम फ्रेम है इसके लिए, टारगेट क्या है, कब तक अचीव किया जाएगा इसको? इसको कंसीव करने के पीछे जो बुनियादी सबब था वो ये था कि सुपर हाईवे के अतराफ़ में बहुत सारी जगहों पे हमें देखने में आया कि क्राइम होता है, और जहाँ पे ख़ास तौर पे क्राइम होता है तो वहाँ पे ये झोपड़ियाँ या झुग्गियाँ होती हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे मकीम हैं और हमें पता नहीं चलता। और जब ये क्राइम हो जाता है तो उसमें फिर हमें ये दिक्कत पेश आती है कि इंफॉर्मेशन किस तरह ली जाए, क्योंकि ये काफ़ी गुंजान आबादी है और वहाँ पे हमें पता नहीं चल पाता कि कौन कहाँ से आया। इस वजह से हमने सोचा कि इन झुग्गियों को ही क्यों ना रजिस्टर किया जाए, और यहाँ पे जो लोग मुकीम हैं, जो नोमैड्स हैं, वक्ती तौर पे आते हैं या चले जाते हैं, या कुछ लोग अब तो कई महीनों से वहाँ पे मुकीम हैं, तो उनको जब हम रजिस्टर करेंगे तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा कि जहाँ से हम मालूमात हासिल कर सकते हैं। और साथ हमारी बाकी जदीद टेक्नोलॉजीज़ जो हम पुलिसिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह हमारे पास सिंध पुलिस में तलाश डिवाइस है, और इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच मौजूद है, जिसमें अगर आप फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो नादरा के साथ इंटीग्रेटेड है, तो वहाँ से भी हम डेटा पुल कर सकते होते हैं। तो उसके ज़रिए भी हमें पता चल सकता है कि यहाँ पे कोई जराइम पेशा अफराद तो यहाँ पे आके नहीं बैठ गए। और हमारा क्राइम रिकॉर्ड ऑफिस है, उसका भी डेटा अब ऑनलाइन है, जिसमें पंजाब भर के जराइम पेशा अफराद का डेटा भी है और सिंध भर के तमाम जराइम पेशा अफराद का डेटा भी है। तो इससे हमें एक जामे मदद मिलेगी। अब जहाँ तक आपने कहा कि इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात है कि तादाद ज़्यादा है, लेकिन हमने एक काम शुरू कर दिया है और मरहलावार हम करते जाएंगे इसको। अच्छा, वैसे ज़ाहिर है कि ये आइडिया और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रियलाइजेशन इससे पहले होनी चाहिए थी। जियो टैगिंग वैसे दुनिया भर में होती है, लेकिन वहाँ पर ज़ाहिर है कि इस तरह के एरियाज़, ये जो झुग्गियाँ जिस बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर ये काम करना इटसेल्फ बड़ा दुश्वार भी है। वही से एतबार से कि झुग्गी मूवेबल भी है, आज यहाँ बनी हुई है, कल वहाँ बनी हुई है, तो जियो टैगिंग जो है इस एतबार से इतनी इफ़ेक्टिव साबित होगी। इसमें इतना ज़रूर हो जाएगा कि अगर यहाँ पे कोई तब्दीली आती है तो उसका हमें बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा और पता चल जाएगा। देखें, इससे पहले टेनेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो लागू किया गया है, जिसमें अगर कहीं पे आप किराए पे किसी जगह पे जाते हैं तो आप रजिस्टर करते हैं, तो ये जब हमारे पास रजिस्टर होंगे तो हमें जामे मालूमात मिलती रहेगी कि यहाँ पे कौन है, और अगर फिर कोई क्राइम होता है तो वही हमारे मदद भी फराम करेंगे। अगर मदद फराम नहीं करेंगे, खुद इन्वॉल्व होंगे, तो उन तक पहुंचा भी जा सकेगा। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सिलसिला है कि ये विच इज़ वेरी कंसर्निंग कि ये जिस तरीके से ये झुग्गियों में मोस्टली वो लोग आते हैं कि जो मुख्तलिफ घरों में एज हाउस हेल्प, डोमेस्टिक हेल्प भी काम करते हैं। अक्सर इन लोगों के पास और इनके बच्चों के पास कोई शनाख्ती दस्तावेज़ तक नहीं होते, उनकी ID कार्ड्स भी नहीं बने होते, तो ऐसे में उनका नादरा का रिकॉर्ड मेंटेन करना किस तरह से आसान, कैसे पॉसिबल होगा? तो नादरा के साथ भी कोई कोलैबोरेशन है इस एतबार से, या फिर इस हवाले से भी कार्रवाई की जाएगी कि इनकी कोई शनाख्त क्यों नहीं है? देखें, इसमें सबसे अहम बात यह है कि हमें इनकी बायोमेट्रिक्स मिल रही हैं, हमने इनके फिंगरप्रिंट्स जमा करते हैं, उससे इस चीज़ का भी अहाता होगा कि कितने लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। जब हम अपनी तलाश डिवाइस में इनके फिंगरप्रिंट्स को डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनका शनाख्ती कार्ड इशू है या नहीं।
जब गाहे बगाहे जब इंफॉर्मेशन फराम होगी तो हम नादरा को भी ऑन बोर्ड ले सकते हैं और उनकी जो मोबाइल वैन की सहूलत है उनसे रिक्वेस्ट करके वो बुला के और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी शुरू किया जा सकता है, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और मैं वही बात कर रहा हूँ कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, क्राइम एक फिनोमेना है जिसको फेस करने के लिए हमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ अगर हम जाएंगे तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। और हमने हाल ही में देखा है कि इस तरह की एक्टिविटी की वजह से पिछले 2-2.5 महीने में 20% से ज़्यादा हमारे पास जो मददगार 15 हमारी कॉल्स एमरजेंसी कॉल्स जनरेट होती हैं उसमें कमी वाक़ हुई है और क्राइम में वाजे यहाँ पे वायलेंट क्राइम होता था उसमें भी कमी देखने में आई है। चलें जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर फ़र्रुख रज़ा फॉर बीइंग विद। और ये एक अच्छा इक़दाम है और इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब डेटा कंपाइल होगा तो लोगों को फिर ट्रेस करने में और ट्रैक करने में मदद मिल सकेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। सज्जनों तो मित्रों, बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है और अब हम एक ऐसे नौजवान से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। मेरे से तो आपकी मुलाकात हो चुकी है, एक और नौजवान से जो मुझसे भी ज़्यादा नौजवान हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो रहते तो उर्दन में, ताल्लुक़ है उनका पेशावर से, लेकिन वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। पूछिए कैसे? वो ऐसे कि उन्होंने मसनूई बाजू तैयार किया है जिसको मसल्स के ज़रिए यानी कि पट्ठों के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। और ये अब्दुल्ला हैं जी, 17 साल इनकी उम्र है। और आप ये देखिए कि 17 साल की उम्र में हमें तो सही से ड्रेसिंग का पता नहीं होता था, अब भी बड़ी मुश्किल से जाके पता चला है। और ये तो नौजवान आप ये देखें कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और अब्दुल्ला ने बाजू बनाने के लिए उर्दन की एक तंजीम की मदद से स्केच बनाने और 3D डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ किए, जिसके बाद इस मसनूई बाजू के डिज़ाइनिंग पर काम शुरू किया। और अब्दुल्ला कहते हैं कि उनका तैयार किया गया मसनूई बाजू मार्केट में दस्तयाब दीगर बाजुओं से बहुत ज़्यादा सस्ता और पायदार है। अच्छा, ये आर्टिफिशियल लिम्स के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दे आर वेरी 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 एक्सपेंसिव, यानी कि जो सस्ते से सस्ते तरीन भी जो मिलते हैं, जो कि इस्तेमाल के काबिल भी बाज़ औक़ात नहीं होते, वो उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा होती हैं कि दे आर अनअफोर्डेबल। तो हमारे साथ अब्दुल्ला ख्वाजा बराह रास्त इस वक्त मौजूद हैं जॉर्डन से, यानी कि उर्दन से। उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ब्रदर, यू आर मेकिंग अस ऑल प्राउड। ये बताइए कि इतनी कम उम्री में कैसे आपको ख्याल आया कि इस मामले पे काम करना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम। और आप सब कैसे हैं? और जी आपका सवाल क्या था? आप अगेन रिपीट कर सकते हैं? सवाल बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ। मैं ये कह रहा था अब्दुल्ला कि इतनी कम उम्री में, जहाँ पर टीनेजर्स के आजकल शौक़ ख्वाहिशात वो ज़्यादातर आपको पता है कि गैजेट्स में लगे होते हैं, गेमिंग में लगे होते हैं, और आप यहाँ पर मसनूई बाजू डिज़ाइन कर रहे हैं और आपने बना भी दिया। ये ख्याल कैसे आया आपको? जी, आइडिया कैसा है आपका मतलब है? आर्म, प्रोस्थेटिक आर्म का? जी जी जी। तो बाबा वो बहुत से चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वॉलंटियर करते हैं और मैं भी करता हूँ, जैसे अल खिदमत और सिलानी के साथ। तो वो जॉर्डन जब आए थे तो बाबा के साथ में सीरियन रेफ्यूजी कैंप्स किया था, उनको रमज़ान के लिए खाना देने के लिए और ईद के लिए कपड़े देने। और वो तो मैंने जब देखा कि बहुत से बच्चे हैं वहाँ पे जिनके पास आर्म नहीं है, उनका ये मिसिंग पार्ट था ये सारा। अच्छा। तो मैंने सोचा कि उनको मैं किस तरह हेल्प कर सकता हूँ। तो जब मैं वापस घर गया तो मैंने रिसर्च की और मैंने देखा कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव हैं प्रोस्थेटिक आर्म्स। तो मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उसमें, कोडिंग में और 3D डिज़ाइन में और 3D प्रिंटिंग में। मेरे पास अपना 3D प्रिंटर भी है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं प्रोस्थेटिक आर्म अपना बनाऊँ। तो फिर मैंने रिसर्च स्टार्ट की कि किस तरह बनता है आर्म, किस तरह काम करता है। और फिर मैंने उसके बाद वो सारा डिज़ाइन किया सॉफ्टवेयर में, ऑटोकैड में। और फिर ये जॉर्डन की क्राउन प्रिंस फाउंडेशन बहुत अच्छा काम करती है, यूथ को हेल्प करती है अपने उनके प्रोजेक्ट्स के साथ। तो वहाँ पे उनके क्राउन प्रिंस के ऑफिस में वहाँ पे मैं जाता था और इंजीनियर्स वहाँ पे थे, वो मुझे हेल्प गाइड कर रहे थे। तो 6 मंथ्स लगे डिज़ाइनिंग में और उसके बाद मैंने फिर प्रिंटिंग के लिए भेजा। तो वो प्रिंटिंग भी एरर थी, तो वो बहुत जैसे मैनी चैलेंजेस थे प्रोस्थेटिक आर्म के, मगर 1 ईयर में कंप्लीट हो गया था वो प्रोस्थेटिक आर्म। अच्छा, एक चीज़ है अब्दुल्ला कि ये हमने सुना है कि ये पट्ठों के ज़रिए यानी कि मसल्स के ज़रिए आपके कंट्रोल हो सकता है। टेल अस अबाउट दैट एज वेल। ये किस तरह से काम करता है? जी, तो जो प्रोस्थेटिक आर्म्स होते हैं जिससे वो काम करते हैं माइंड कंट्रोल से, वो होते हैं नर्व सेंसर्स से। और नर्व सेंसर्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, वो
4 पीस चाहिए होते हैं और 1 पीस उसका है अप $2-3,000 का। तो मैंने सोचा जो ECG नहीं होते वो जो चेस्ट में लगाते हैं ECG ताकि आपका देखें हॉस्पिटल में, तो मैंने सोचा कि वो क्यों नहीं यूज़ कर सकता है, इससे कि वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी और वो करता है मशीन में। तो मैंने सोचा कि वो अगर मसल्स में लगाऊं तो मसल्स के सिग्नल वो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट होके वो काम हो सकते हैं, वो आर्म को मूव कर सकते हैं। तो मैंने टेस्ट किया मसल सेंसर से ECG के स्टिकर्स और मैंने देखा कि वो काम होता है, तो इसलिए मेरा चीप है ऐसे कि वो ECG के स्टिकर्स $20 के मिलते हैं। ओह नाइस नाइस नाइस। अच्छा, अब आगे कोई मज़ीद लिम्स की तरफ भी आप काम करेंगे इस आर्टिफिशियल आर्म के बाद, या क्या कर रहे हैं, मज़ीद क्या सोचा आपने? तो वो जो आर्टिफिशियल आर्म मैंने बनाया वो मैंने बनाया था सीरियन रेफ्यूजीज़ के लिए, मगर अभी जो गाज़ा में हो रहा है और पैलेस्टाइन में हो रहा है बहुत से पीपल को नीड है वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि समर ब्रेक में अभी 3 वीक्स में मैं इसके ऊपर काम करूँगा। ये प्रोटोटाइप है तो मैं इसके ऊपर और भी काम करूँगा, जो एरर्स थे उनको फिक्स करूँगा। ठीक है। और प्रोस्थेटिक आर्म के बाद मेरा प्लान है कि बड़े होके प्रोस्थेटिक आर्म की कंपनी खोलूँ और लोगों को हेल्प करूँ, मेरा ये गोल है। चले जी, यू आर मेकिंग अस प्राउड अब्दुल्ला ख्वाजा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद, और बड़ी ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। और आप सोचिए कि क्या टेक्नोलॉजी का डिफरेंट इस्तेमाल सोचा है, यानी कि सस्ते मैकेनिज्म के ज़रिए लोगों की मदद की जा सकती है। विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद आते हैं जी, स्टे विद अस। जी अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से आप तमाम सज्जनों और मित्रों का खैर मकदम जो हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर बैठे हैं और हम उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, और जाहिर है कि आपके दिन को बेहतर बनाने के लिए हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और कितना इन्फॉर्मेटिव भी है ये सारा सिलसिला। अच्छा, कुछ अशार या कुछ एक वो मिसरे आपके जो कौमी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से मैं तस्करा करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी कल अपनी रात काली की। मैंने 10:30 बजे से मैं स्क्रीन के सामने बैठ गया था, टीवी ऑन करके बैठ गया था। उसके बाद जो बारिश का वक्फा हुआ वो भी मैं बैठा रहा और सब्र आजमा एक बड़ा मरहला था, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कि मैंने अपनी टीम की सपोर्ट में मैच देखना है। ये जो 2 मैचेस हमारे बारिश की नज़र हुए और 2 मैचेस इससे पहले एक मैच में हमें शिकस्त हुई थी, हमने कहा हमने उसका बदला लेना है, और हमने इस दफ़ा बटलर को भी नहीं चलने देना जिसने पिछले मैच में हमारी अच्छी खासी धुलाई की थी, और इस बार तो हमारे फिनिशर्स ने हशर कर देना है टीम का, इंग्लैंड टीम का। मगर ये हो ना सका, और वो आता है ना कि हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए, नहीं वो फिट नहीं बैठता, सॉरी दूसरा वाला, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, ये वाला सही है। ठीक है, तो बात ये है कि जो परफॉर्मेंस माशाल्लाह से हमारी टीम ने दी, और उसके अंदर हैट्स ऑफ टू पाकिस्तानी बॉलर्स, हैट्स ऑफ टू पाकिस्तानी बैट्समैन, हैट्स ऑफ टू आज़म खान कि जिन्होंने ना माशाल्लाह से बैटिंग में परफॉर्म किया और ना ही माशाल्लाह कीपिंग उन्होंने अच्छी की। यानी कि सिंपल जो कैच थे, जो कि एक रेगुलेशन कैचेस जिन्हें कहा जाता है, वो हमारे भाई आज़म खान ने छोड़े, और वो उछल के डाइव मारना तो वो बड़ा अपने लिए बायस से फ़ख्र समझते हैं, लेकिन उसके अलावा जो उनकी परफॉर्मेंस रही वो ना होने के बराबर थी। शादाब खान का एक इंटरव्यू मैंने देखा कि जब एक स्पेक्टेटर ने आके, फैन ने आके, खातून ने आके उनके साथ तस्वीर बनाई, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इतने छक्के क्यों खाते हैं। तो शादाब खान एक तो माशाल्लाह से बोल्ड भी हुए आदिल की बॉल पे, और उसके बाद दूसरा ये, अच्छा जी ये आज़म भाई के कैचेस, ये दूसरा कैच था जो आज़म ने ड्रॉप किया था। ठीक है, इससे पहले एक और कैच आमिर की बॉल पे भी उन्होंने ड्रॉप किया था। तो ये माशाल्लाह से आप ये देखिए, अब ये अंदाज़ा कीजिए, couldn't catch the rebound and then he gave him a buzzer as well when he threw it. अच्छा, गांव देहात में पता है क्या होता है, गांव देहात में अगर आपको फिटनेस अपनी बेहतर करनी होती है तो आपको मुर्गियां पकड़ने के पीछे लगाया जाता है, उससे आपकी फिटनेस भी अच्छी होती है और आप जो है ना बड़ा सीखते हैं। खैर, दूसरा चांस जो आपने देखा था वो भी आपने देख लिया, पहला वाला ये पहला चांस था। ये माशाल्लाह से आप देखिएगा, ये भाईजान ने एक तो बॉल को उछल के गोलकीपर की तरह, यानी कि ये मुझे लग रहा है गोलकीपर जिस तरीके से वो बॉल को पुश करते हैं ना कि गोल पोस्ट में ना जा सके, तो ये वो वाला हिसाब किया है। अब बाबर आजम बेचारे मायूस पूछ रहे थे कि क्या कैच था, तो अंपायर ने कहा कि हाँ जी ये बैट से लग के गई थी, और वो कहते हैं ना कि द कैचेस विन द मैचेस। फिर हम अपनी बैटिंग की बात करें तो वहाँ पर क्या, अच्छा एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इस मैच में, चूँकि हम अपनी चलें बैटिंग पे हम आ गए हैं, तो बैटिंग के हवाले से आप ये देखिए कि क्या तवक्कुआत थी, लेकिन इनिशियली हमारा 50 फॉर नो लॉस, और उसके बाद रिजवान आउट हुए, फिर बाबर आजम वगैरह आउट हुए, तो आपने उसके बाद देखा कि हमारा क्या हशर हुआ। फ़खर जमान सिर्फ 9 रन बना सके,
और उसके बाद जो हमारे फिनिशर हैं इफ्तिखार, उनकी जानिब से भी खास बैट। ये देखें शादाब खान, इनके माशाल्लाह 100 T20 मैचेस हो चुके हैं इंटरनेशनल। मैं चाहता हूँ प्लीज़ एक दफ़ा फिर से ये दिखा दें, ये शादाब खान का जो है ना, ये देखें। हा। अच्छा, शादाब आसमान की तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे ये कुदरत का निज़ाम है। मतलब आप अंदाज़ा कीजिए कि सीधी सादी। अच्छा ये देखें, ये आज़म भाई, अब ये लड़के ने बॉल जो थोड़ा तेज़ करा दी थी और ये स्लो बॉल पे छक्का मारने गए थे इफ्तिखार भाई, जिनको फिनिशर का एजाज़ हासिल है। और आप ये देखिए कि बॉल कहाँ से कहाँ तक पहुँची और ये हो ना सका। और ये खैर नसीम शाह को मैं इस मामले में क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि इससे पहली वाली बॉल पे नसीम शाह ने चौका मारा था। और मार्क वुड इज़ अ वेरी ही हैज़ अ वेरी सीरियस पेस। और ये उसके बाद आप ये देखिए, ये रन आउट था जो कि हारिस रऊफ़ पहुँच ना पाए थे। लेकिन आप ये देखिए कि हम 180 या 200 बड़े आराम से बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर बात आ जाती है हमारी बॉलिंग की, और बॉलिंग में जो हमारी कारकर्दगी रही वो भी सबके सामने ही है। और बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल रही। आर्चर बोल्ड रियली वेल, आदिल रशीद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और तो और लिविंगस्टन ने, यानी कि जो पार्ट टाइम बॉलर हैं, उन्होंने डबल विकेट मेडन किया पाकिस्तान के अगेंस्ट। और ये वो विनिंग शॉट था जो आपने देखा कि हैरी ब्रुक की जानिब से खेला गया। और अब ये है कि बेयरस्टो भी अपनी फॉर्म में आ चुके हैं। तो ये सीरीज़ जो है वो आप देखें कि इंग्लैंड ने अपने नाम कर लिया, और मैं भी क्रिटिसाइज़ करके थक चुका हूँ। और ये कॉम्बिनेशन ट्राई किए जा रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारे पास मिडल ऑर्डर में कोई अच्छी बैटिंग, लोअर मिडल ऑर्डर में हमारे पास कोई मैच फिनिशर्स या अच्छे हिटर्स नहीं हैं जो कि अपना किरदार अदा कर। कूल डाउन सत्ती, कूल डाउन, ठीक है। कैसे कूल डाउन करूं? एक तो वहाँ पर मैच की, लंदन जैसे इलाके में जहाँ पर मौसम इतना खुशगवार है, वहाँ पर हमारा मैच ऐसा हुआ। और पाकिस्तान में हम कैसे बर्दाश्त करें जहाँ पर गर्मी इतनी शदीद हो रही है। तो अब ज़रा मौसम की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं, क्योंकि कल भी पारा का खासा हाई था और आज भी आप देख लें कि गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ने का ही इम्कान और ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। इम्कान से ज़्यादा मैं ख़दशे की जानिब बात करूँगा, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू इफ़ेक्ट अस बैडली। खुश नसीब वो लोग हैं जो कि मरी में हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हैं, या बालाई इलाकों में हैं जहाँ पर बारिश के इम्कान ज़ाहिर किए जाते हैं महकमा मौसमियात की जानिब से। जबकि ये जो मुल्क के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर आप देख लें कि शदीद गर्मी का दौरा है। और एक तो ये जो फील्स लाइक से मैं बड़ा तंग हूँ। मैं कहता हूँ कि इसी को सही टेम्परेचर तस्वर कर लिया जाए, क्योंकि बताते 51 हैं और होता असल में 57 है। तो ये बड़ा अलमिया है। तो ये टेम्परेचर्स भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। खैरपुर, लाड़काना, भावल नगर में क्या टेम्परेचर है, 48 से 50 तो अब मामूल बन चुका है। फिर उसके बाद कसूर, रहीम यार खान, हैदराबाद, सक्कर में 47 डिग्री रहा। और नीचे भी आप टेम्परेचर्स देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में निस्बतन कम है, स्कर्दू में 11। वो कौन लोग हो तुसी हो, खुशनसीब लोगो। और क्या खुशनसीबी है कि वहाँ पर इस वक्त शदीद गर्म मौसम में भी अच्छे मौसम के आप मज़े लूट रहे हैं, तो विच इज़ वेरी गुड। लेकिन ये है कि हम एहतियात के हवाले से भी आपको बताते रहते हैं कि आपने एहतियात करनी है। अब तक 2 जून तक सिलसिला ये है कि यही बरकरार रहेगा। 2 जून से कहा जा रहा है कि मौसम की सूरत हाल में शायद थोड़ी बेहतरी हो जाए। और फिर हीट वेव्स के हवाले से कहा जा रहा है कि आइंदा 2 दिन तक भी मज़ीद ये सिलसिला चलेगा, हीट वेव बरकरार रहेगी। बल्कि आइड से कि ये हीट इंडेक्स है कि जो 2015-2016 के बाद अब दोबारा से ये फिनोमेना, वो ला नीना इफ़ेक्ट जिसे कहा जाता है, वो दोबारा से आ चुका है। और ये 2023-24 इसी बुनियाद से और इसी एतबार से गर्म तरीन साल तस्वुर किए जाते हैं। और इसके साथ साथ अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं सूरज की, उनसे बचने के लिए आपको खुसूसी तौर पर कोशिशें करनी हैं। और आपने ये जो सनस्क्रीन लाजमी तौर पर यूज़ करने हैं, जो देसी टोटके हैं वो भी हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप सनस्क्रीन बना सकते हैं। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो कोई मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन लाजमी तौर पर लगाएं जब वो धूप में काम की गर्ज से निकलते हैं। और ये मामला सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के अलावा तो लंदन में, यानी कि गोरों के देश में जहाँ पर ये मैच हो रहा था, वहाँ पर भी शदीद गर्मी और तेज़ धूप ये एक बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई है। मैं इस वक्त इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ और इंग्लैंड में वहाँ पर सूरत हाल काफ़ी कशीदा इस एतबार से हो गई है कि तेज़ तपिश से ये जो जल्द का कैंसर है इसके फैलने का इंकशाफ हुआ है। और सरतान की तहकीक से वाबस्ता इदारे कैंसर चैरिटी ने बरतानवी शहरियों को खबरदार करते हुए कहा है कि ये जो मेलानोमा होता है, स्किन कैंसर, ये इसका बायस बन रहे हैं। रवां साल के आखिर तक इन केसेस में कई गुना इजाफा हो सकता है। और कैंसर रिसर्च यूके के मुताबिक 2009 और 2019 के दरमियान कैंसर की शरह में तकरीबन 1/3 इजाफा हुआ है। यानी फ़ी
1 लाख में से 21 से 28 अफराद में सरतान की तशखीस हुई है। दिस नंबर इज़ क्वाइट हाई। और रिपोर्ट के मुताबिक ये जो मेलानोमा के सबसे ज़्यादा केसेस उम्र रसीदा अफराद में रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 25 से 49 साल की उम्र में भी कैंसर की तशखीस हुई है। तो आप ये सोच लीजिए, वैसे पाकिस्तान में भी शदीद गर्मी पड़ रही है, तो जो बाहर निकलते हैं, जो घर से बाहर जिनका आना जाना होता है, तो वो लाजमी तौर पर अपना इस हवाले से थोड़ी सी सेफ्टी रखें। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लाजमी तौर पर उन्हें इस हवाले से काम करना चाहिए। तो अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, अपने आप को धूप से बचाएंगे तो काफ़ी बेहतर काम हो सकता है। और बिला ज़रूरत आप घर से बाहर ना निकलें। ये आसान काम नहीं है कहना, लेकिन अपनी ज़िंदगी बचाना भी ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब ज़रा हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में जब भी आप घर में मौजूद होते हैं और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, और ये सिर्फ आप ये देखें कि फ़ूड डिलीवरी से मुतालिक ये मामला नहीं है, ग्रॉसरी भी इसमें हो सकती है, खाने पीने के किसी भी वक्त, रात के किसी भी पहर आपको अगर खाने की कोई चीज़ मंगवानी हो, कोई भी चीज़ मंगवानी हो, अफोर्डेबल रेट्स पे मंगवानी हो। बल्कि मैं तो ये देख के हैरान हो रहा था कि किस तरीके से डिस्काउंटेड रेट्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। यानी कि आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करें, गाड़ी स्टार्ट करके किसी जगह पे जाएं और वो चीज़ लेके आएँ, पेट्रोल भी आपका लगता है, वक्त भी ज़ाया होता है। और ये जो फूड पांडा का जो प्लेटफॉर्म है, इसके तवस्सुत से एक अरसे से आप बड़े आसानी से अपने फिंगर टिप्स पे आप घर बैठे चीज़ें मंगवा सकते हैं। अच्छा, ना सिर्फ ये सिलसिला बल्कि हज़ारों अफराद को माली तौर पर बाइख्तियार भी बनाता है फूड पांडा। और फूड डिलीवर करने वाले हों या फूड पांडा का होम शेफ़ का इक़दाम, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, आज दोबारा भी इस पर बात कर रहे हैं। हज़ारों मर्द और ख़वातीन को बाइज़्ज़त रोज़गार भी इससे हासिल है। और ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है जो शुरू हुआ था और माशाल्लाह से बड़ा ग्रो भी कर रहा है। अच्छा, फूड पांडा और होम शेफ़्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मार्केटिंग, फूड सेफ्टी के मयार के हवाले से तरबियत भी देता है। मुकामी दुकानदारों और छोटे कारोबारों को डिजिटल ऑपरेशंस मुंतकली के हवाले से तरबियती वर्कशॉप्स का इनेकाद करता है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ मार्केट तक रसाई, ऑपरेशनल कारकर्दगी उनकी किस तरह से बेहतर बनाई जाती है, इस हवाले से उन्हें गाइड भी किया जाता है, एजुकेट भी किया जाता है। तो आज इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक बार फिर से CEO फूड पांडा मुंतखा पराचा साहब। थैंक यू सो मच मुंतखा, आपसे हमारी दोबारा मुलाकात हो रही है। सेट हमारा दूसरा था, आज यहाँ पर आपसे मिल रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। तो मैं जब भी आपसे बात करता हूँ, आप ये देखें कोविड के बाद भी माशाल्लाह फूड पांडा ने काफ़ी ग्रो किया और अभी भी ग्रो कर रहा है। और ये जो इसके अंदर होम शेफ्स का सिलसिला है, जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि आपकी फिंगर टिप्स पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। और मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा शायद ये रेट्स वगैरह कुछ ज़्यादा होते होंगे फूड पांडा के ज़रिए घर पे ग्रॉसरी वगैरह कोई चीज़ मंगवाने पे, बल्कि दर हकीकत ऐसा नहीं है, उस पर डिस्काउंट्स भी काफ़ी अवेलेबल होते हैं। तो इट्स सच अ ग्रेट इनिशिएटिव। जी, देखें, कन्वीनियंस का दौर है। आप किस तरह लोगों की ज़िंदगी को कन्वीनियंट बना सकते हैं, घर बैठ के लोगों को सारी सहूलियात दें, उसको जितना अफोर्डेबल कर सकते हैं उतना अफोर्डेबल करें। आप बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि अगर आप घर से बैठ के अपनी गाड़ी निकालें या अपनी मोटरसाइकिल निकालें, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का राउंड ट्रिप करके आएँ, तो आपका 200-300-400 रुपए का खर्चा हो ही जाएगा, या बाइक हो या गाड़ी हो। तो उस डिलीवरी फीस जो है वो आपकी 50 रुपए से लेकर 150 रुपए के बीच में होती है, नॉमिनल। तो वो ऑफसेट हो जाती है सारी की सारी। बाकी आपको ज़ाहिर है घर बैठ कर जो सहूलत मिलती है, और इस तरह जो कारोबार बाकियों का जो चलता है, वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। ओके, अच्छा, इसके साथ साथ ये जो डिलीवरी राइडर्स के लिए जो इक़दाम किए गए हैं, तो पाकिस्तान के समाजी और मुआशी लिहाज से इस पर क्या असरात मुरतब हुए हैं? देखिए, हमारे पास पिछले 4 सालों की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन कोई 1.5-2 लाख राइडर जो है वो हमारे साथ रजिस्टर हो चुका है। अच्छा, अब उसका मतलब ये है कि ये वो बंदा है जिसके पास शायद वो स्कूल जाता है, स्कूल मतलब कि यूनिवर्सिटी जाता है दिन में, शाम में वो राइडिंग करता है, या शाम में वो यूनिवर्सिटी जा रहा है और दिन में वो हमारे ऑर्डर डिलीवर कर रहा है। ये ऐसे लोग भी हैं जो 12-12 घंटे काम करते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो 6 घंटे काम करते हैं। तो इसमें बिल्कुल उनको सहूलत है, जिस दिन काम करना चाहें, जितनी देर के लिए काम करना चाहें, जिस इलाके में काम करना चाहें। अच्छा। अब आज वो कराची में वो DHA में काम कर रहा है, कल वो कराची में मलीर में काम कर ले, वो उसकी मर्ज़ी। सो ये बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है इन लोगों के लिए कि किसी भी टाइम पे कहीं पे भी आप इसको अपनी प्राइमरी जॉब की तरह काम कर लें, सेकेंडरी जॉब की तरह काम कर लें, या वैसे ही एक्स्ट्रा आपको पॉकेट मनी चाहिए आप उसके लिए काम कर लें। आपके पास बस बाइक होनी चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपको हेलमेट पहनना चाहिए। वो एक थोड़ा सा चैलेंज है स्पेशली इस गर्मी में, और फिर लेकिन शर्ट भी होती है आपकी, अपनी जो सेफ्टी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक मैं सब लोगों को, हम अपने ट्रैफिक पुलिस के साथ बार सेशंस कराते हैं सारे राइडर्स का। पंजाब में, अभी सिंध में हमने रिसेंटली लाइसेंस का एक सेशन कराया, सब सिंध गवर्नमेंट हमारे ऑफिस में आई, सिंध ट्रैफिक पुलिस, वहाँ पे उन्होंने आके लर्नर्स लाइसेंसेस दिए ताकि लोगों को जो है ना वो रेगुलेशन की तरफ लेके जाएं।
तो ये राइडर्स जो हैं इनसे फिर ये जब आते हैं हमारे पास काम करते हैं, इनको सहूलत और भी मिलती है, इनको इंश्योरेंस मिलती है, तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गई, खुदा ना खासा लाइफ डेथ होगी किसी को, लाइफ इंश्योरेंस मिलती है, तो ये सारे कवर्ड होते हैं ड्यूरिंग द शिफ्ट। ओके। अच्छा, लोगों का रिस्पांस इस एतबार से कैसा है? मतलब आर दे कोऑपरेटिव टुवर्ड्स द राइडर्स? क्योंकि इनिशियली आपको पता है कि पाकिस्तान में ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो आइडियल नहीं है, टाइम आगे पीछे हो जाता है, तो इसमें बाज़ औक़ात वो ऑर्डर कैंसिल करना या इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं। कोई शिकवा शिकायत होता है राइडर्स का इससे मुताल्लिक़? देखिए, जब खाना ऑर्डर किया वो या ग्रोसरीज ऑर्डर किए वो, तो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर है लोगों का। खाने के टाइम पे शायद लोगों का सब्र थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि जाहिर है भूख लगी हुई है या मेहमान आए हुए हैं, तो अगर कभी खुदा ना खासा आगे पीछे हो भी जाए तो कस्टमर्स मैंने जनरली देखा है बहुत अच्छे हैं। वो राइडर्स के साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं, राइडर भी उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं। अगर हम एक एवरेज राइडर से, और हमारे हर महीने राइडर्स से सेशंस होते हैं, उनसे अगर हम फीडबैक लें, चाहे वो मेल राइडर हो चाहे फीमेल राइडर हो, तो कस्टमर फीडबैक उनका जनरली बड़ा अच्छा होता है। सिर्फ चैलेंजेस तभी आते हैं जिस तरह आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ट्रैफिक हो गई, अब वो ट्रैफिक में बेचारा राइडर क्या करे, वो लेट तो हो गई, और अगर वो ज़्यादा गाड़ियों के बीच में से जाने की कोशिश करते हैं तो वो भी गलत बात है, तो गाड़ी लग जाती है, बाइक लग जाती है, सो वो एक चैलेंज आता है। लेकिन अगर हम एक टिप्स की बात करें, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अब हम 11 ममालिक में हैं एज फूड पैंडा, उन 11 ममालिकों में सबसे ज़्यादा टिप्स जो है वो हमारे कस्टमर्स देते हैं टू राइडर्स, तो वो एक बहुत अच्छा साइन है। वो बहुत अच्छा साइन है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो वो कहते हैं ना कि वैसे तो मियाँ बीवी के हवाले से कहा जाता है कि ये दो पहिए हैं, और ज़ाहिर है कि अब दोनों पहियों को चलना पड़ता है, क्योंकि जो माशी हालत है वो आसान नहीं है मैनेज करना, सिर्फ एक बंदा अगर कमा रहा हो। उसके अलावा जो ख़वातीन हैं, जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, वो भी घर बैठे बाइज़्ज़त तरीके से होम शेफ़्स के तौर पर अपना काम शुरू कर रही हैं। इससे पहले भी हमने इससे मुतालिक बात की थी। मज़ीद इस सिलसिले को कैसे फूड पांडा ने ग्रो किया है? देखिए, होम शेफ़्स तो हमारा एक क्या कहते हैं बिल्कुल हमारे दिल के करीब एक इनिशिएटिव है ये, जो एक इनिशिएटिव पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ और अब जो हमारी ग्लोबल कंपनी है वो हम और ममालिक में इसको लेके गए हैं, एक्सपोर्ट किया हमने इस इनिशिएटिव को टू अदर कंट्रीज़। तो औरतें आके काम कर लेती हैं, मर्द भी बहुत सारे हैं हमारे, तकरीबन अगर आप स्प्लिट देखें तो 70-75% औरतें हैं, बाकी 25 से 30% मर्द हैं जो होम शेफ़्स बन के अपने घर से काम करते हैं। अब जो हमने उसमें एक नई इनोवेशन और लेके आए वो हम ये लेके आए कि अब इनको हम एक्सपैंड कर रहे हैं, तो इनकी एक्सपेंशंस पे काम कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट्स या वर्चुअल ब्रांड्स। तो अगर एक होम शेफ़ है फॉर एग्जांपल, वो पीसी चेस में बहुत मशहूर है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनके लिए एक और होम शेफ़ जो हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रहा है हम ढूंढते हैं, और समझ लो आप लाइक अ फ्रेंचाइज, उनको फिर हम बोलते चलें आप अब नाज़माबाद में अपनी एक आउटलेट खोल लें, ये वाला होम शेफ़ है, हम उनकी समझ लें आप मैरिज कराते हैं, वो मैच मेकिंग होती है, और फिर हम उनको फैसिलिटेट करते हैं इसके ऊपर, उसमें लोन्स की अगर फैसिलिटी उनको चाहिए तो वो हम एक्सटेंड करवा के देते हैं। हमारा एम ये है कि देखें अच्छा साफ खाना, चाहे वो घर से आ रहा है चाहे वो रेस्टोरेंट से आ रहा है, सस्टेनेबिलिटी पे काम करें, क्लीनलीनेस पे काम करें, बहुत ज़रूरी, फूड सेफ्टी, फूड हैंडलिंग के ऊपर काम करें, इसके ऊपर काम करें, ताकि कल को जब कोई फूड पांडा को देखे तो वो ये ना सोचे खाली कि जी ये एक बड़ी सहूलत ही हमें और एक फूड डिलीवरी कंपनी है, वो ये देखे कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर मेयार लेके आए। एग्जैक्टली, फूड सेफ्टी फूड रेगुलेशन का मेयार ऊपर किया है। उसके लिए हम फिर बहुत सारे जो हमारे सारे प्रोविंशियल जो फूड अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ भी काम करते हैं इसी के ऊपर। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, वो भी आपसे कुछ सीखेंगे मुझे, आई एम श्योर। पंजाब की हद तक तो मामला फूड सेफ्टी के काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पर जो इदारा है फूड सेफ्टी से मुतालिक, यहाँ पर कुछ मजीद काम होने की। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो लोग आपकी इस फूड पांडा नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं, ज़ाहिर है कि बहुत सी रिमोटली काम करते हैं, जैसे होम शेफ्स वगैरह हो गए, एक इदारे के अंदर रह के किसी को एजुकेट करना आसान होता है, जो बाहर के लोग होते हैं रिमोटली जॉब्स कर रहे होते हैं उनको थोड़ा सा समझाना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। कैसे उनकी तरबियती वर्कशॉप्स करते हैं, किस तरीके से उनको एजुकेट करते हैं? कि आजकल तो ज़माना आपको पता है, कोविड में एक चीज़ होगी, बहुत जल्दी लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सीख ली। हाँ जी जितनी अगर हमें 5 साल लगते हैं, हमने वो 1 साल के अंदर सीख लिया कि जूम कैसे चलाते हैं, गूगल मीट कैसे चलाते हैं, जो मल्टीपल ऑप्शंस है, व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल कैसे चलाते हैं, कॉन्फ्रेंस घर में मेरे ख्याल में सबके फादर्स मदर्स जितने मर्जी एज को सबको आता है ये काम करना, तो उससे बड़ी आसानी होगी। सो हमारी बहुत सारी वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, कुछ इन पर्सन भी होती हैं, ऑफिस में भी बुलाते हैं, हम वर्चुअली भी करते हैं, चाहे वो वेंडर्स के लेवल पे हो कि जी पैकेजिंग किस तरह अच्छी करनी चाहिए आपको, चाहे वो राइडर्स के लेवल पे हो, उनको तो खैर हम हमेशा ऑफिस में बुलाते हैं बिकॉज हमारे हर जगह पे टीम्स हैं, जहाँ जहाँ पे हम ऑपरेट करते हैं, हम 35 शहरों में ऑपरेट करते हैं फूड पांडा, तो वहाँ पे तो हमारे लोकल लोग हैं, तो हमारे पास वहाँ लोकल एक जगह होती है, हम उनको बुला लेते हैं सबको वहाँ पे। लेकिन जितने हमारे वेंडर्स हैं, चाहे वो शॉप्स हों, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हों, चाहे वो होम शेफ्स हों,
उनको साथ हम या वर्चुअल या इन पर्सन मीटअप्स कॉन्स्टेंटली करते हैं, जहाँ पे फिर मल्टीपल ट्रेनिंग्स होती है, जिसमें उनको ये भी सिखाया जा सकता है कि जी पैकेजिंग कैसे करनी चाहिए, या ये सिखाया जाता है कि हमारी टेक्नोलॉजी के साथ कैसे आपने इंटरैक्ट करना है, क्योंकि एक वो टैबलेट मिलती है सबको, उसके ऊपर उनको फिगर आउट करना है कि कैसे करना है, अगर उन्हें रीच आउट करना है हमें तो चैट पे कैसे जाना है ताकि कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसको सॉल्व कर सकें। सो मल्टीपल जो है ना एंगेजमेंट सेशन हमारे एक और चीज़ भी है कि मैं जिस तरीके से ये आपने उसी हवाले से डिजिटल नो हाउ, डिजिटल ख्वानदगी के हवाले से आपने बात की कि आजकल घरों में बड़ों बूढ़ों बच्चों सबको ये इस हवाले से अवेयरनेस मौजूद है, तो इसमें ख़ास तौर पर ये माली एतबार से इस नेटवर्क का हिस्सा बनना, शामिल हो जाना, फिर उसके साथ अपने आप को एक सस्टेनेबिलिटी यानी कि तरक्की एक ऐसी हो जो कि पायदार हो, इस हवाले से आप लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है और मज़ीद क्या करना चाह रहे हैं? देखिए 2-3 एक तो ये है कि हम इनेबलमेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू इनेबलमेंट लेके आए कि लोग घर बैठ के कमा सकें, ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये हो गया कि वो घर बैठ के कन्वीनियंस को एक्सेस कर सकें, तो अगर मैं कस्टमर हूँ तो मुझे घर बैठ के एक कंसिस्टेंट सर्विस मिलनी चाहिए। अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, होम शेफ हो गया, तो मुझे घर बैठ के एक कंसिस्टेंट मैं अपना स्टैंडर्ड क्वालिटी का मील लोगों तक पहुँचा सकूँ। अगर मैं राइडर हूँ तो मैं एक आमदनी का जरिया इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ले सकूं। अब बात होगी अगर इस सब को कंबाइन करें तो व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट मोर कैन वी डू टू हेल्प पाकिस्तान। अब उसमें हम ये कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ी ड्राइव है हमारी। हमारे जितने पैंडा मार्ट्स हैं जो कि हमारे डार्क स्टोर्स जिनको कहते हैं, जहाँ से हम ग्रोसरी डिलीवर करते हैं, हम अब प्लास्टिक बैग्स नहीं इस्तेमाल करते। ओके, सो हमने तकरीबन कुछ 60 मिलियन बैग्स, वोवन बैग्स जब से मार्ट स्टार्ट किया, वो हमने यूज़ किया। वो पिंक जी पिंक रंग के होते हैं बिल्कुल, तो वो हम प्लास्टिक नहीं यूज करते, हम सब डिलीवरी उसी में करते हैं, व्हिच इज मोर एक्सपेंसिव बट रीयूजेबल, इट्स सस्टेनेबल, इट्स रीयूजेबल। उससे तकरीबन वो, और दूसरा हमने बहुत सारी मार्ट्स पे एंड अक्रॉस आवर ऑफिसेज हमने सोलर, तकरीबन 70 किलोवाट्स का सोलर हम लोगों ने अपने नेटवर्क में लगाया हुआ है। अब इनको दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो CO2 इमिशंस में तकरीबन 125 टन्स का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि वो हमने रिड्यूस किए हैं। ओके, सो इस तरह के काम हमारे साथ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें EVs की, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई-बाइक्स की, जी, उसके ऊपर अब हम काम कर रहे हैं। हमारी पार्टनरशिप्स हैं विद सम एक्सटर्नल पार्टीज, वसल इज एन NBFC, वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं फॉर बाइक्स। तो हम बाइक्स एंड ई-बाइक्स पे अब हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि टू फिगर आउट के एक राइडर जो कि दिन में तकरीबन 125 किलोमीटर अपनी बाइक चलाता है, यानी कि ये जो आपकी पार्टनरशिप है ये एक जहत में नहीं, मुख्तलिफ समतों में पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित हो रही है। बिल्कुल, हमारा एम ये है कि जी देखें, आप लोगों को कोई रास्ते में स्पीड बम्प ना है काम करने में, चाहे उन्होंने एक्सपैंड करना है, चाहे डेली काम करना है। सिमिलरली अगर आप एक होम शेफ हैं या आप एक रेस्टोरेंट हैं, हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग भी उनकी करते हैं। हमारी पार्टनरशिप है अभी के साथ, एक थर्ड पार्टी, वो उनको वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक्सपैंड कर पाते हैं। या अगली, अब फॉर एग्जांपल ईद आ रही है, अगर ईद के ऊपर उनको पता है जी हमारी सेल बढ़ेगी, तो वो एडवांस में उन्होंने परचेस करना होता है, लेकिन उन्हें साथ ईदीज़ भी देनी होती है, अपना वो सैलरी रन भी चलाना होता है, तो वो इसके लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। सो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिससे हमारा एम ये है कि आप एज आवर पार्टनर यू ग्रो एज क्विकली विद अस एंड थ्रू अस। ये सबसे इम्पोर्टेंट है बिजनेस मॉडल, ये कि थ्रू अस। चलें जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुंतखब राजा। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, आप तशरीफ़ लाते हैं और बड़ा आई एम श्योर कि ना सिर्फ ये कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा, फूड पांडा ग्रो करेगा, बल्कि इससे पाकिस्तान की मईशत भी ग्रो करेगी और ख़ास तौर पर जो लोगों को रोज़गार के मौके मैसर आ रहे हैं तो वो भी मज़ीद उनके लिए बेहतरी होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। मुंतखब राजा CEO फूड पांडा हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। और आप देखें जी, बड़ा ये जो होम शेफ्स हैं उनके लिए बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जी, बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे खाने बनाएं। और फिर लोगों को घर का बना हुआ खाना खाने की बहुत तलब होती है, बहुत से लोग हैं जो घर पे कुक नहीं कर सकते और ऐसे में आपको अगर एक सर्विस प्रोवाइड हो रही है तो व्हाई नॉट यूज़ इट। अच्छा जी, यहाँ पर एक ख़बर आप तक पहुँचाने जा रहे हैं और वो ख़बर जनाब ये है कि बजट में 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले छोटे सारिफीन के लिए नया रिलीफ पैकेज लाने का इम्कान है, इस हवाले से बताया जा रहा है। और प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए रिलीफ 200 यूनिट वालों के लिए सब्सिडी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। शोएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। शोएब भाई बताइएगा इससे मुतालिक ज़रा। जी, मुझे जाती उम्र में मीटिंग हुई थी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं की और बजट की तैयारी के सिलसिले में, उसके बाद जो है वो रिलीफ से मुतल्लिक़ खबरें जो है वो आना शुरू हो गई हैं, वरना उससे पहले सिर्फ यही कहा जा रहा था कि हर चीज़ जो है महंगी ही होगी। ताहम अब जो बातचीत सामने आई है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर ने खुसूसी हिदायत दी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि वो जो 200 यूनिट के सार्फिन हैं
उनको बचाने के लिए, ताकि जो आगे यूनिट बढ़ना है तकरीबन 5 से 7 रुपए का, उससे बचाने के लिए स्पेशल जो है फंड अरेंज किए जाएं, एक स्पेशल पैकेज जो है उसके लिए लाया जाए, ताकि जो इजाफी रकम है वो छोटे सार्फिन तक ना पहुंच सके, और जो उनके बिजली के बिल हैं वो इस वक्त जो आ रहे हैं उतने ही महदूद हों, उनमें मजीद इजाफा ना हो। इसके लिए जो है वो इस रमा माली साल यानी कि जून तक जो रकम बाकी है उसमें तकरीबन 160 अरब रुपए चाहिए होंगे, उसकी मंजूरी भी दी जाएगी, और साथ साथ जो नए माली साल के लिए फंडिंग है उसका अरेंजमेंट भी किया जाना है। जी ऑल राइट जी, बहुत शुक्रिया आपका शोएब निज़ामी। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म की जानिब से जजेस के बारे में नामुनासिब अल्फाज कहने पर तौहीन अदालत दरख्वास्त की समाअत हुई, और अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिया। आबिद खान हमें मज़ीद तफसीलात देंगे इससे मुताल्लिक, बताइएगा जी। जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस वहीद खान ने आज इशबा कामरान नामी खातून की दरख्वास्त पर समाअत की, और अदालत ने 2 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी कर दी है, और दरख्वास्त गुजार को दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के हवाले से दलाइल अदालत ने तलब किए हैं। आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसर अहमद अदालत के रूबरू पेश हुए, तो उन्होंने अदालत को कहा कि ये तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आती है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती, जिस पर अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से कोई तहरीरी हुक्मनामा मौजूद है। तो सरकारी वकील का ये कहना था कि अभी तक मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे ही सरकारी सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा हमें मौसूल होता है हम अदालत में पेश कर देंगे, जिस पर अदालत ने हदायत की और हुक्म दिया कि अगर ये दरख्वास्त काबिल समाअत हुई तो फिर आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को भी जो है वो मुआवनत के लिए तलब किया जाएगा। अदालत ने करा दिया कि ये संजीदा नौयत का मामला है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका, हमें आपने तफसीलात दी आबिद खान। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे दोबारा। आपने कहीं जाना नहीं है। अच्छा जी, कश्मीर से खबर है जहां पर थाना है बख्शापुर की हुदूद में फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में 4 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं, और ये अफसोसनाक वाक़या है। 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद मुलजमान फ़रार हो गए। अली हसन हमारे नुमाइंदे मज़ीद तफसीलात इससे मुतालिक देंगे। अली, बताइएगा इस संदोहनाक वाक़े से मुतालिक। बख्शापुर थाने के हदूद में बंगाल कबीले के 2 कबीले में पुराने मसले तना हुआ है, जिसके फायरिंग थी आज सुबह बख्शापुर में फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल कर दिया, जबकि 2 अफराद को जख्मी कर दिया है। मुलजमान फायरिंग करते हुए कचे की तरफ फरार हुए। पुलिस ने ताल किसी मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया और न ही एफआईआर दर्ज की है। लवाकिन ने कमीशन अबलाग करने का अंदाजा दिया है, जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक ये कमीशन अबलाग रहेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली हसन मलिक। अच्छा जी, कोह पैमाई के मैदान की अगर हम तस्करा करें तो यहाँ पर पाकिस्तानी बेशतर माउंटेनियर्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और उनमें से ही एक हैं नायला कियानी। और नायला की जानिब से भाई क्या ज़बरदस्त उनकी जानिब से बारहा हम देखते हैं कि एक से बढ़ के एक टारगेट वो अचीव करती हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाती जा रही हैं, और एक और एजाज़ उन्होंने अपने नाम कर लिया है। वफाकी हुकूमत ने मुल्क की सफ़े अव्वल की खातून को पैमा नायला कियानी को लड़कियों और ख़वातीन की तालीम के लिए खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर कर दिया है। और 3 साल कबल उनका ये सफ़र शुरू हुआ था, करियर शुरू हुआ था, और नायला ने न सिर्फ ये कि तेज़ी से बुलंद तरीन चोटियाँ सर की, बल्कि शोहरत की बुलंदियों पर भी पहुँची हैं। वजारत फ़ेडरल एजुकेशन के मुताबिक इस हवाले से जो डिटेल्स जारी की गई हैं, उन्होंने नोटिफिकेशन जो जारी किया है उसके मुताबिक नायला जो है वो बतौर खैर सगाली सफ़ीर लड़कियों की तालीम के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के प्रोजेक्ट्स के फ़रोग में अपना किरदार अदा करेंगी। और उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। नायला, बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए वक्त निकाला। वी आर ऑनर्ड टू हैव यू ऑन आवर शो। ये ज़रा मुझे बताइए कि भाई कोई चोटियाँ रह गई हैं जो आपकी दस्तरस से महफूज हों, या सब जगह आप पहुँच चुकी हैं? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और मैं एक प्रोजेक्ट पे हूँ जिसमें मैं दुनिया की जो 14 पीक्स हैं 8000 मीटर से ऊपर, वो समिट अटेम्प्ट कर रही हूँ। उनमें से 11 हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 3 रह गई हैं। दुआ है, और सबसे दुआओं की रिक्वेस्ट है कि वो भी आसानी से समिट हो। वो चोटियाँ आपके डर से थर थर कांप रही हैं नायला, उन्हें पता है आपने सर कर जाना है उनको, आप समिट करें। जी इंशाल्लाह। अच्छा, अब ज़रा ये बताइएगा कि ये एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वफाकी हुकूमत की जानिब से आपको दी गई है। ज़ाहिर है कि आपको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है, लेकिन इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज गर्ल्स लुक अप टू यू। और क्या आपने सोचा इस नई जिम्मेदारी से मुतालिक?
सो मुझे एक्चुअली 2 दिन पहले ही अनाउंसमेंट हुई थी और मुझे प्रेस रिलीज ही डायरेक्टली सेंड की गई थी, तो आई वाज वेरी शॉक्ड एंड ऑफ कोर्स ऑनर्ड बिकॉज इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि स्पोर्ट्स से निकल के मुझे एजुकेशन में इतने बड़े रोल में डाला जाएगा। तो आई थिंक राइट नाउ एक्चुअली आई एम ओवरवेल्म्ड और मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या ख्याल है, क्या क्या करना है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मेरा मुझे विजन नहीं है, आई डोंट हैव द फुल विजन कि क्या करना है, कैसे करना है। Of course, I'll use the ministry's guidance. लेकिन एक चीज़ जो I know for sure, inspiration and raising awareness, ये 2 चीज़ें हैं जो कि I have been doing in my own capacity. जी जी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, चाहे इंस्पिरेशन वो स्पोर्ट्स के लिए हो या एजुकेशन के लिए। I can share my story कि मैं कहाँ से, because I wasn't always privileged. तो वो I think वो raising awareness, inspiring girls, और फिर उसके अलावा जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उनको सपोर्ट करना है, तो ये मेरे जहन में है। बल्कि नायला, हमारे प्लेटफॉर्म से भी आप मुख्तसरन बता सकते हैं, टेल अस योर स्टोरी, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? क्योंकि हमारे पास जो भी डेटा है वो 3 साल की, जी 3 साल पहले नायला ने ये सारा सिलसिला शुरू किया एंड शी इज़ डूइंग दिस एंड शी इज़ डूइंग दैट। हाउ डिड इट स्टार्ट फॉर यू? कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट किया कि हाँ जी मैंने इस साइड पे जाना है, माउंटेनियर बनना है, और उसमें माशाल्लाह आपको सक्सेस भी मिली इतनी? सो मैं वेरी ब्रीफली मैं थोड़ा सा पास में जाऊंगी, तो लोग मुझे जो जानते हैं वो मुझे माउंटेनियरिंग अचीवमेंट से जानते हैं, एंड मे बी दे थिंक मेरे इंस्टाग्राम से कि आई एम वेरी प्रिविलेज, बट आई कम फ्रॉम एक बहुत हम्बल फैमिली से, कंजर्वेटिव फैमिली से, बहुत ज़्यादा। इवन कि मेरी जो इमीडिएट फर्स्ट कजन्स हैं वो भी दे डिडंट फिनिश स्कूल। तो इस तरह के फैमिली से निकल के पेरेंट्स की इंकरेजमेंट की वजह से अम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं भी थे, फिर भी आई एंडेड अप स्टडीइंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो वो जो पूरा जर्नी था रेजिलियंस का, कि पैसे नहीं हैं फिर भी आई वर्क फुल टाइम नाइट्स टू फंड माई एजुकेशन, और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की जो कि ईजी नहीं है। तो पूरा जर्नी था दैट मेड मी, मैं बोलती भी हूँ कि मेरी जो टफ अपब्रिंगिंग थी, चाइल्डहुड भी मेरा बहुत डिफिकल्ट था, दैट मेड मी रिजिलियंट। वो मेंटल स्ट्रेंथ वहाँ से आई। तो जब मैंने अचानक से माउंटेनियरिंग स्टार्ट की 3 साल पहले, पहली पीक हो गई, और फिर एक के बाद आई एम द लीडिंग फीमेल नाउ, फीमेल माउंटेनियर, जो कि माउंटेन एरिया से, गिलगित बल्तिस्तान से भी नहीं है, और 2 बच्चों की मदर हूँ। तो वो मेरी प्रोफाइल मिलती, मतलब आई एम टोटली अगेंस्ट जो नॉर्मल माउंटेनियर की प्रोफाइल होती है। और तो सो ये सब कुछ, ये कैसे हुआ, मेंटल स्ट्रेंथ कैसे आई? आई एम वन ऑफ द पूरी दुनिया में 10 माउंटेनियर्स हैं जिन्होंने इतने कम अरसे में 6 पीक कम अरसे में किए। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई जर्नी। और मैं एजुकेशन को इसलिए लिंक कर रही हूँ बिकॉज ऑफ द न्यू अनाउंसमेंट, एंड एजुकेशन गेव मी द अवेयरनेस। मुझे वो जो शऊर आया ना कि ये कैसे सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस के, बट नायला एक और चीज़ भी है कि इट इज़ ऑल रिलेटेबल बिकॉज यू हैड अ डिफिकल्ट चाइल्डहुड। आपको एजुकेशन का, जिस तरह से आपने बताया कि आपकी कजन्स भी जो हैं वो एजुकेशन फिनिश नहीं कर पाई हैं, तो यू अंडरस्टैंड कि ये कितनी बड़ी जॉब है, और पाकिस्तान में तालीम बच्चियों के लिए किस हद तक ज़रूरी है, शऊर उजागर करने के लिए, इंडिपेंडेंट किसी हद तक करने के लिए, या अपनी राह चुनने के लिए। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी, अगर फॉर एग्जांपल मतलब आई लव माय कजन्स, लेकिन दे डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटीज़ आई हैड बिकॉज उनके पास तालीम नहीं थी। मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ आई, चाहे वो स्पोर्ट्स की हैं, करियर की हैं, वो सब तालीम की वजह से ही आई हैं। अगर तालीम नहीं होती तो आई डोंट थिंक कि मैं बॉक्सिंग स्टार्ट करती, मैं माउंटेनियरिंग स्टार्ट करती और आज यहाँ होती। तो बहुत ज़्यादा तालीम, तो आई एम नॉट सेइंग कि हर लड़की को माउंटेन्स ही चढ़ने हैं, बट दे कैन क्लाइंब देयर ओन माउंटेन्स, दे कैन टेक एनी प्रोफेशन अगर उनके पास तालीम होगी। चलें जी, थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। नायला, आपसे गुफ्तगू करके बड़ा अच्छा लगता है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ नसीब करे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। पहले खुद ट्राई करो,
वेयर रेजिस्टेंट पॉलीमर्स और एडवांस ट्रेड डिजाइन से बने सर्विस टायर दें सुपीरियर ग्रिप का यकीन। सर्विस टायर्स, पाकिस्तान ग्लोबल टायर ब्रांड। पाकिस्तानी खाने जुबान पे लगे तो छूटते नहीं है, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। निहारी को वाइप कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। एसी जैसी ठंडक और एयर फ्रेशनर दे खुशबूदार हवा। रॉयल रूम कूलर, खुशबूदार ठंडक हर पहर। मेरा बोनस ट्राई स्टार बनाए झाग ज्यादा और करे दागों की ऐसी दमदार धुलाई जो इस कीमत में पहले कभी ना आई। वाह क्या बात है बोनस की। हर कदम पे बढ़ने की उम्र में कहीं पीछे न रह जाए। अब बुनियाद बनाने का नहीं, ग्रो करने का टाइम है। अच्छा जी, तो यहाँ पर एक खबर आप तक पहुँचाते चलें कि पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त ना देने से मुतालिक तौहीन अदालत का केस है। क्या इस पर कार्रवाई हुई, हमें बता रहे हैं हुसैन अहमद चौधरी। बताइए जी। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पीटीआई की जलसे की इजाजत न देने से मुतालिक तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत हुई है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के नुमाइंदे अदालत में पेश हुए हैं और उन्होंने कहा है कि अदालती हुक्म पर हमने पीटीआई को जलसे की इजाजत दे दी है, लेकिन ये इजाजत जीटी रोड रवात पर दी गई है, जबकि जो पीटीआई की दरखास्त थी वो F9 पार्क में जलसे की इजाजत से मुतालिक थी। उस पर वकील शोएब शाहीन ने कहा कि हमने तो F9 पार्क में जलसे की इजाजत की दरखास्त दे रखी है, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये इस दरखास्त पर डीसी ऑर्डर की जानिब से ऑर्डर कर दिया गया है, तो आप इस ऑर्डर को अलग दरखास्त में जो है वो चैलेंज कर सकते हैं, जिसके बाद अदालत ने पीटीआई की दरखास्त निपटा दी है। बहुत शुक्रिया आपका हुसैन अहमद चौधरी। अच्छा जी, आज इंसदाद तंबाकू नोशी का दिन मनाया जा रहा है और आप ये देखें कि ये दिन बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि ज़ाहिर है कि तंबाकू से जितनी बीमारियाँ, कैंसर से लेकर 10 तरह की चीज़ें आपको इससे मिलती हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है कि तंबाकू नोशी आपके फेफड़े बर्बाद कर देती है, लेकिन आजकल तरह तरह के नए सेटअप्स जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो सुनने में आई है कि ये जो कीमतें बढ़ी हैं तो इससे थोड़ा बहुत ये इससे रुझान कम हुआ है सिगरेट नोशी का। वाक़ईतन ऐसा है? जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल कुमार। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये मुझे बताइएगा कि सिगरेट नोशी एक जगह से ख़त्म होती है, तंबाकू नोशी फिर दूसरे तरीके से शुरू हो जाती है। ई सिगरेट्स हो गया, फिर वेपिंग का कॉन्सेप्ट है, फिर वो शीशा वाला चक्कर आपके सामने है। आर दे ऑल द सेम या किसी के नुकसानात कम होते हैं? नुकसानात तो किसी के कम नहीं होते। चाहे आप कन्वेंशनल सिगरेट्स को आप स्मोक करें, चाहे आप वैपिंग करें, चाहे शीशा आपने, ये मैं समझता हूँ कि स्केल जो नुकसान की है ना बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। अच्छा, कन्वेंशनल सिगरेट yes it was there, it was causing harm, लेकिन this vaping, e-cigarette and then शीशा मेरे नज़र में ये ज़्यादा ख़तरनाक है। इनफैक्ट स्टडीज़ आर कमिंग अप। अभी तो इस बारे में डेटा ही बहुत कम है हमारे पास। डेटा कम है, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि डेटा अभी आ रहा है, लेकिन अभी जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से जो टॉक्सिन्स का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। शीशे के स्मोक में, वैप के स्मोक में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैं यही जानना चाह रहा हूँ, देखें जब सिगरेट आप पीते थे तो आप घर वालों के सामने थोड़ी सी आपको एक शेम का फैक्टर होता था, थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती थी। बाप के सामने, भाई के सामने, वालदा के सामने, वालिद के सामने, बाकी बच्चों के सामने आप नहीं करते। लेकिन ये जो वेपिंग का कॉन्सेप्ट है, वेप में आप क्या करते हैं कि आप उसको फिल कर रहे हैं सबके सामने और वहीं पे आप लगे हुए हैं, बिकॉज यू थिंक इट्स नॉट डेंजरस। यस, दैट इज़ द मेन थिंग।
लोगों को लगता है कि ये ख़तरनाक नहीं है। यही अवेयरनेस रेज करने के लिए ये जो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है ये जो है हर साल जो है दिया जाता है फ्रॉम WHO। दे बीन डूइंग इट फ्रॉम 1987 इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। लेकिन अब उसका फ़ायदा होता है, लेकिन फिर जब नए प्रोडक्ट्स आते हैं तो फिर उसके लिए अलग से आपने अवेयरनेस करनी होती है। इट्स अ कांस्टेंट वॉर बिटवीन टोबैको इंडस्ट्री and these e-cigarettes industry and the World Health Organization। मैं इस बारे में बड़ा खुश ये हूँ कि आप बचपन में हमारे इतने ऐसे एड्स आया करते थे सिगरेट के, आप हैरान होते थे, इतनी इन्वेस्टमेंट उस पर होती थी। शुक्र है कि उस सिलसिले को ख़त्म किया गया है। अब मुझे ज़रा ये बताइएगा कि ये जो रियलाइजेशन है पब्लिक में, और आपके पास केसेस भी रिपोर्ट होते होंगे, लोग अक्सर कहते हैं कि जी फलाने को भी फेफड़ों का कैंसर हो गया, उसने तो कभी ज़िंदगी में सिगरेट नहीं पी। तो ये रिलेटेबिलिटी क्या है इसकी कैंसर से? देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेटेबिलिटी है। जो फेफड़े का कैंसर आपने स्पेसिफिकली बात की, वो कोई एक तरीके से नहीं होता, कोई या उसका एक टाइप नहीं होता, उसके डिफरेंट टाइप्स एंड सब टाइप्स होते हैं। तो उसमें जो कुछ कैंसर्स हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं स्मोकिंग के साथ, कुछ रिलेटेड नहीं है। तो इसका पहला तो जवाब ये है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जवाब इसका, दूसरी जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि कुछ लोगों में जो जेनेटिक प्रोपेंसिटी होती है कोई बीमारी डेवलप करने की, जैसे कि किसी को शुगर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर उसमें फैमिली हिस्ट्री हो, घर में किसी को शुगर हो, या किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की बात हमने कर ली, हाइपरटेंशन है, या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, हार्ट के इश्यूज़ हैं, तो उस इंसान में जिसकी फैमिली में है मसला, उसमें भी ये बीमारी होने के चांसेस जो है ना फिर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यही सारा सिलसिला जो है वो स्मोकिंग के साथ, कैंसर्स के साथ भी रिलेटेड है। कुछ लोगों को ज़्यादा नुकसान हो सकता है, कुछ लोगों को कम नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये एयर पोल्यूशन तो 10 तरह की होती है जो कि आपके फेफड़ों में जाती है ना, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं भी हो सकता है, 10 तरह की चीज़ें फ़ज़ा में मुअल्लक़ वो PM2 पार्टिकल्स जो होते हैं वो किसी भी तर्ज के हो सकते हैं। आजकल हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आपको पता है कैसे। मुझे ये बताइए कि अगर फ़र्ज़ करें आप सिगरेट छोड़ दें, एक तो ये इतना मुश्किल अमल क्यों होता है, ये मुझे ज़रा बताइएगा, क्योंकि लोग छोड़ देते हैं फिर उसके बाद दोबारा शुरू कर देते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने सिगरेट छोड़ दी है तो क्या 10 साल बाद आपके फेफड़ों पर पड़ने वाले जो मनफी असरात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, या जो व्हाट्स डन इट्स डन, जो डैमेज हो चुका है वो हो चुका है? देखिए बहुत अच्छा और बहुत रेलेवेंट सवाल। इनफैक्ट इसीलिए ये जो है ना डे आज हम जिसकी बात कर रहे हैं। अच्छा देखें, सबसे पहली बात यह है कि किसी भी किस्म की एडिक्शन, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो कोकेन हो, या किसी भी किस्म की हो, हीरोइन हो, अगर जो इंसान इसको कर रहा है उसको अगर इसकी रियलाइजेशन नहीं होगी कि ये हार्मफुल है और मुझे इसको छोड़ना है, जब तक वो रियलाइज़ नहीं करेगा, जब तक उसके अंदर वो इंसाइट नहीं बनेगी, तब तक आई कैन अश्योर यू वो नहीं छोड़ सकता। हमारे पास बहुत दफ़ा ऐसे लोग आते हैं जिनकी फैमिलीज़ उनको लेके आती हैं कि जी ये हम चाहते हैं कि ये छोड़ दें, और उन्होंने बोला है कि ये छोड़ देंगे। तो मेरा पहला सवाल उनसे यही होता है कि आप क्या चाहते हैं? क्या ये आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं या घर वालों की मर्ज़ी से करना चाहते हैं? ट्रस्ट मी, अगर वो जब भी ये कहेंगे ना कि मैं अपने बच्चों की वजह से छोड़ना चाहता हूँ, अपने बीवी की वजह से छोड़ना चाहता हूँ, या घर वालों की वजह से, वो कभी भी नहीं छोड़ पाता। कुछ दिन छोड़ देगा, महीना छोड़ देगा, लेकिन उसके बाद फिर अल्टीमेटली उसको वापस अपने एनवायरनमेंट में जाना पड़ता है, और वो फिर उसकी जो क्योंकि उसकी जो विल पावर है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ है, वो इतनी कम होती है, वो माइंड उसका एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि मैं उसको छोड़ूंगा। क्यों? बिकॉज ही डजंट नो कि इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, ही डजंट बिलीव कि इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। दूसरा आपका जो पार्ट था सवाल का कि अगर कोई छोड़ दे सिगरेट फॉर एग्जांपल, तो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या रिवर्स हो जाएंगे? देखें, अगर कोई सिगरेट छोड़ रहा है तो कम से कम उसको 6 मंथ्स लगते हैं, जब हम उसको कहते हैं जी अब ये एक स्मोकर हो चुका है, अब इसने स्मोकिंग छोड़ दी है, डेफिनेटिवली 6 महीने उसने हाथ नहीं लगाया, उसके बाद उसको उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आना जो है ना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट 10 ईयर्स, जैसे कि आपने बहुत अच्छा एक जो है ना 10 ईयर्स का बताया, 10 ईयर्स में अगर उसने बिल्कुल सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया तो उसके लंग की हेल्थ उसकी एज के हिसाब से नॉर्मल लेवल तक पहुंच सकती है। अच्छा, ऑल राइट। तो जो लोग छोड़ना चाह रहे हैं भाई, उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि इफ़ यू आर इन योर 20s और 30s, इवन 40s, तो आप अपनी लंग हेल्थ को आगे चल के बेहतर बना सकते हैं और मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों से और कैंसर वगैरह से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद हुए, और ख़ास तौर पर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त आपने इनिशिएटिव और इस पर गुफ्तगू की। अच्छा जी, अब ज़रा वो हम तस्करा कर लेते हैं। वैसे तो बदी का तस्करा करते हैं तो उसमें हमारे जहन में काफ़ी डिफरेंट सवाल आते हैं, लेकिन बहरहाल उस हवाले से हम बात करेंगे। अभी आपको बताएं कि जिस तरह से हमने आपको बताया था कि अज़रबैजान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं, उनकी GHQ आमद हुई है।
GHQ आमद के मौके पर उनकी ISPR की जानिब से बताया गया है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से उनकी मुलाकात हुई है और उसके अंदर बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और काफ़ी अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया है। और फिर ये गुज़िश्ता रोज़ जब पहुँचे थे उनका बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उनका इस्तकबाल भी किया गया था और नायब वज़ीर आज़म ने उनका इस्तकबाल किया था। अच्छा, वैसे आपको याद है कि एक फिल्म में गाना था जो कि मलका तरन्नुम नूर जहां की जानिब से गाया गया था, अख लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी। तो जब तक ये चाहत फ़तेह अली खान ने नहीं गाया तो हमारे वो कहते हैं कि वो गाना ज़ुबान ज़दे आम नहीं हुआ। और अब ये गाना आप देखें, पहले ज़रा झलकियाँ आपको दिखा देते हैं इसकी। चले जी, बड़ा ज़बरदस्त ये भी वर्जन है। अबरारुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अबरार भाई। ये भैया ये ख्याल कैसे आया? क्या आपको लगता था कि आप चाहत फ़तेह अली खान के जो फेम का लेवल है उसको मैच कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं कोई अपना गाना रिकॉर्ड करने के लिए गया था वहाँ पे। अच्छा। तो ये एक शरारत का हमारा एक बच्चा है जो सिड रैपर, उसको आइडिया आया कहीं के अबरार भाई ये गाना ना करना है। और साथ एक बादशाह है हमारा दोस्त, वो कहने लगा जो एक्चुअल में गाना है मैडम नूरजहान साहिबा का, उनको ट्रिब्यूट देना बनता है। ये एक तरह मजाक उड़ाया गया है उस गाने का। तो हमें ना ओरिजिनल वर्जन जो है ये लोगों को जरूर सुनाना चाहिए। तो मैं बैठे बैठे मान गया। बाद में मैं जब घर आया तो मुझसे सारे कहने लगे ये आपने क्या हरकत किया, क्या अब आप इस तरह के गाने गाएंगे? तो खैर शुगल में इसको मैंने गाया था। लेकिन ये है कि ट्रिब्यूट जरूर देनी चाहिए अपने लेजेंड्स को, कि असल गाना जिनका है, जिन्होंने लिखा है उनको भी, जिन्होंने गाया है नहीं बिल्कुल ट्रिब्यूट देना चाहिए। बल्कि एक और चीज़ है, मैं आजकल वीडियोस देख रहा होता हूँ कि चाहत फ़तेह अली खान साहब बैठे होते हैं और वहाँ पर जो अच्छा गाने वाले हैं, अच्छे सुर वाले लड़के हैं, वो उनके साथ बैठ के उनकी शागिर्दी इख्तियार कर रहे होते हैं और वो उनकी चाहत साहब उनकी खामियां निकाल रहे होते हैं। तो आई एम श्योर ये वक्त डरे उस वक्त से कि ये वक्त आप पे ना आ जाए। तो बाकी मुझे हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा गुनगुना भी दें। वैसे तो बिल्लो वगैरह बहुत हमने सुन लिया, अब जरा बदोबदी हो जाए थोड़ा सा। देखिए इसके हिट होने की एक वजह शायद ये भी है कि वो बड़े मुतमईन बेसुरे हैं, मतलब बड़े इत्मीनान के साथ उन्होंने एक जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनके इतने मजे के होते हैं। नहीं और इसमें तो लोग थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, तो हंसना चाहते हैं, वजह ये भी है। लेकिन तो आप मुझसे दोबारा प्लीज आप जो है हमारे नाजरीन के लिए जो है वो आप बस थोड़ा सा गुनगुना दें। ये मैडम नूरजहान साहब का गाना है और बहुत सारी जेन जी ने ही नहीं सुना हुआ। हाँ। और वो उसकी ट्यून कुछ इस है, अख लड़े बदोबदी मौका मिले कदी कदी मजा लइए अजदा हाय हाय अख लड़े बदोबदी। यकीन करें आप गा रहे हैं और वो उस पुरानी फिल्म के तासुरात नहीं, मेरे जहन में ये नई वीडियो चल रही है चाहत साहब की। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस अबरार भाई, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। और वक्त बस मुख्तसर था, लेकिन आप भी जी अख लड़े बदोबदी मौका मिले कदू कदी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।